एलविन, जो कि अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन इलिविया के साथ अपने गांव में खुशी खुशी रहा करता था। पर अचानक एक दिन एक ज्वालामुखी फटने की वजह से एल का पूरा गांव तबाह हो जाता है। हवा प्रदूषित हो जाती है, जिसकी वजह से एल की हालत भी खराब हो जाती है और पूरे गांव की फसलें भी खराब हो जाती हैं। और अपने भाई की जान को बचाने के लिए इलिविया खाना चुराना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपनी भूख को सेक्रीफाइस करके अपने हिस्से का खाना भी एल को देने लगती है। पर 2 महीनों तक खुद कुछ ना खाने की वजह से इलिविया की मौत हो जाती है और अपनी छोटी बहन की मौत की वजह से एल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और उसी दिन से एल डिसाइड करता है कि अब ये एक फार्मर बनेगा और आज के बाद किसी को भी भूखा मरने नहीं देगा। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ एडवेंचरर्स के ग्रुप को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट में एक रैंक एस के काफी बड़े फॉरेस्ट ड्रैगन के साथ लड़ रहे होते हैं। ये ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक होता है और पूरे फॉरेस्ट में आग लगा देता है, जिसकी वजह से इन सभी एडवेंचरर्स को भी यहाँ से भागना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ किसी खेत में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है अर्ल, और इसे बादल कड़कने की आवाज आती है तो इसे लगता है शायद बारिश आने वाली है, पर उसे इग्नोर करता है और अपनी फसल की तरफ देखता है। अर्ल अपनी सारी फसल को काटकर ट्रॉली के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका लेवल 10 हो चुका है। तभी पीछे से अर्ल का दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये देखो मेरी फार्मिंग स्किल 10 की हो चुकी है। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है, अरे एक सेकंड, हाल ही में तुम्हारी फिशिंग स्किल भी तो लेवल 10 की हो चुकी है ना। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। जिस पर टेस्टा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं खुद एक फिशरमैन हूँ और मेरा लेवल तुमसे कम कैसे हो सकता है। तुम एक फार्मर होकर तुम्हारा लेवल फिशरमैन से कैसे ज्यादा है। और अपनी न्यू स्किल को देखने लगता है, पर इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये स्किल है क्या। जिसके बाद टेस्टा अर्ल से कहता है कि तुम्हारे अटैक पॉइंट्स तो 73,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, पर अभी मुझे इन सारी सब्जियों को रॉयल कैपिटल के अंदर डिलीवर करके आना होगा ताकि इन्हें मार्केट में बेच पाऊं। जिसके बाद अर्ल एक कैरेट खाते हुए रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगता है। तभी इसे आसमान में से आवाज आती है और देखता है कि आसमान में तो वही ड्रैगन है और ये ड्रैगन अभी भी इन एडवेंचरर्स के साथ लड़ रहा होता है। इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग मिलकर इस ड्रैगन को नहीं हरा सकते हैं। शायद मैं इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अपनी ताकतों का यूज करके इस गाजर को इस ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है और ये ड्रैगन पूरी तरह से फट जाता है। ये देखकर अर्ल शॉक्ड रह जाता है और सभी एडवेंचरर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर अब ये किसने कर दिया। अर्ल सोचने लगता है कि एक छोटी सी गाजर से ही ये ड्रैगन फट कैसे गया। तो इसे याद आता है कि हाँ मेरी अटैक पावर तो बढ़ती ही जा रही है, शायद इसी वजह से ऐसा हो पाया। और इस पर और ज्यादा ध्यान न देते हुए रॉयल कैपिटल की तरफ अपनी सब्जियों को लेकर चला जाता है। और ये सभी एडवेंचरर्स टायर के निशानों के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार वो था कौन। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद अर्ल को देखते हैं और रॉयल कैपिटल के गेट के बाहर खड़ा होता है और गार्ड को अपना पास दिखाता है और बोलता है कि मैं सेल्स विलेज से एक फार्मर हूँ और यहाँ पर सब्जियां डिलीवर करने आया हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। अर्ल को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, पर तभी अर्ल देखता है कि सामने एक बंदा एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है, पर इस लड़की की जान किसी तरह से बचा लेता है। नाइफ निकालकर अर्ल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अर्ल इसके सारे अटैक्स को डॉज करके इसे जमीन पर पटक देता है। तभी सभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इस बंदे को पकड़ लिया जाता है। अर्ल बताने लगता है कि ये सब कुछ ये कैसे कर पाया। इसकी न्यू पावर ऑफ परसेप्शन की वजह से ये इस बंदे के सारे मूव्स को देख पाया और इसे हरा पाया। ये लड़की अर्ल का शुक्रिया अदा करती है इसकी जान बचाने के लिए। अरे नहीं यार मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। एक्सक्यूज मी, प्लीज अपना नाम तो बता दीजिए ना। अरे इसके बारे में चिंता मत करो। और बिना नाम बताए यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद अर्ल मार्केट में आकर उन सब्जियों को डिलीवर कर देता है। जिसके बाद अर्ल वापस घर जाने लगता है, पर तभी गेट पर गार्ड्स इसे रोक लेते हैं। क्या हो गया? और पीछे मुड़ता है और वही लड़की सामने आ जाती है जिसकी अभी इसने जान बचाई थी और बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकवाया है, मैं इस कैपिटल की पहली प्रिंसेस हूँ, फालियस मैगिस। अच्छा ठीक है, पर आपको मेरे जैसे एक छोटे से किसान से क्या काम है? वेल तुम मुझे प्रिंसेस नहीं कह सकते, तुम मेरा नाम पुकार सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम अर्ल है। क्या तुम रॉयल कैपिटल को सर्व करना चाहोगे? ये सुनकर अर्ल अपने मन में कहता है अगर मैंने मना कर दिया तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। अर्ल काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि मैं तो एक छोटा सा फार्मर हूँ, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अर्ल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये प्रिंसेस इसे पकड़ लेती है। तुमने मुझे मना कैसे किया? रॉयल पैलेस पर काम करने के तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अरे यार मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, मुझे अपनी पूरी जिंदगी बस यही काम करना है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम रॉयल पैलेस पर काम करोगे और मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें 33 स्क्वायर मीटर्स का फील्ड गिफ्ट कर सकती हूँ, जो कि रॉयल कैपिटल के काफी ज्यादा पास भी पड़ता है। अर्ल मना कर देता है फिर भी और बोलता है कि तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं ऐसा नहीं है, जिस आदमी को अभी तुमने थोड़ी देर पहले मारा था उस बंदे का स्टेटस 500 पॉइंट्स है। तो क्या हो गया भाई, 500 ही तो है। और प्रिंसेस बताती है कि एक नॉर्मल पर्सन का एवरेज स्टेटस 50 पॉइंट्स होता है, एक एडवेंचरर का 130 पॉइंट्स और एक नाइट और एक कैप्टन का 600 पॉइंट्स पर जा सकता है। और जो लेजेंडरी हीरोज होते हैं उनके पॉइंट 1000 तक जा सकते हैं। और जिसे अभी तुमने हराया वो कैपिटल लेवल का बंदा था। तो क्या तुम मुझे अपना स्टेटस दिखा सकते हो अलकुन? और अर्ल अपने पॉइंट्स को याद करता है जो कि 65,000 होते हैं भाई साहब। ये सुनकर ये घबरा जाता है और सोचता है कि मैं इसे स्टैट्स नहीं दिखा सकता वरना मेरा भांडा फूट
टूट जाएगा। और तभी हम उन सभी एडवेंचरर्स को भी देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के साथ लड़ रहे थे और ये सभी लोग ड्रैगन के क्रिस्टल्स को यहाँ पर लेकर आ गए थे और इन्फॉर्म करते हैं कि वो ड्रैगन हार चुका है, लेकिन उसे हराने वाले हम लोग नहीं है बल्कि कोई और है जिसके पास काफी ज्यादा पावरफुल वेपन भी था। उसने तो ड्रैगन को ब्लास्ट ही कर दिया। हमने उसकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की लेकिन इतने में वो वहाँ से गायब हो गया। ये सुनकर प्रिंसेस समझ जाती है कि ये अर्ल की बात कर रहे हैं। प्रिंसेस अर्ल की तरफ देखती है पर अर्ल यहाँ से भाग जाता है और प्रिंसेस अपने मन में ठान लेती है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। जिसके बाद एक गाड़ी यहाँ पर आकर प्रिंसेस को इमीडिएटली रॉयल पैलेस के अंदर बुलाता है और प्रिंसेस किंग के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद इन्हें रिपोर्ट दी जाती है कि काफी एक बड़ा मॉन्स्टर का ग्रुप वो इसी कैपिटल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं और देखकर ऐसा लगता है कि हेल जोन दोबारा से आने वाला है। ये सुनकर किंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हेल जोन का लीडर मैकबेथ जो कि डीमन किंग था उसे तो हीरोज ने बैटल में मार दिया था और फ्यूचर में वॉर से लड़ने के लिए हमने बचे हुए डीमंस के साथ एक शांति भरा पैक्ट बना लिया था, तो अब वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद ऑफिसर सेसिल यहाँ पर आ जाता है और किंग से कहता है कि लगता है कुछ डीमंस को ये पैक्ट पसंद नहीं आया और डीमन किंग का बदला लेने के लिए हम पर हमला कर रहे हैं और लगता है कि इस बार हेल जोन का लीडर रोमियो वेंडेड है जो कि पिछले डीमन किंग का फर्स्ट डिवीजन का कमांडर हुआ करता था। ये तो वही पर्सन है ना जो कि हमारे साथ शांति का नेगोशिएशन करने आया था। ये सुनकर सेसिल कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो शांति कभी चाहता ही नहीं था, वो बस मौके का यूज कर रहा था ताकि हम पर हमला कर सके। और पिछली बार जिस हीरो ने डीमन किंग को हराया था वो हीरो भी पहले ही मर चुका है और हम लोग और ज्यादा लोगों को नहीं खो सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप और प्रिंसेस इस रॉयल कैपिटल से भाग जाइए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। आखिर मैं अपने ही लोगों को अबेंडन कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं ही वो पर्सन था जिसने डीमंस के साथ पीसफुल पैक्ट किया था, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही आ जाती है। मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और सेसिल कहता है कि इसलिए हम आपको ट्रस्ट करते हैं। डीमन किंग के मरने के बाद आपने बाकी डीमंस को मारा नहीं था बल्कि उनके साथ पीसफुल पैक्ट बना लिया था और हमें आपके जैसे एक लीडर की सख्त जरूरत है जो कि लड़ाइयाँ ना होने दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे ना कैसे करके आप इस बैटल में जिंदा रहें। और बाकी सभी गार्ड्स भी किंग से कहने लगते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए प्लीज और सेफ रहिए। और किंग भी इनकी बात मान जाता है। रात के टाइम में अर्ल घर पहुँचता है और जैसे ही गेट को खोलने की कोशिश करता है इसका हैंडल ही टूट जाता है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी, लगता है मैं मैशले से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और अंदर बैठ जाता है और तभी टेस्टा इसके पास आता है और बताता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स विलेज के पास दिखाई दिए हैं, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, जल्दी मेरे साथ चलो। पहले तो अर्ल इस बात को इग्नोर करता है कि ये मजाक कर रहा है और अर्ल को याद आता है कि इसकी फसल खराब ना हो जाए, इसलिए अपनी फसल के पास जाने लगता है। और टेस्टा बोलता है कि विलेज के पास एक गुफा है, मैं और बाकी सभी विलेजर्स भी वहाँ पर रहेंगे, तुम जल्दी वहाँ पर आ जाना। जिसके बाद अर्ल फील्ड पर पहुँच जाता है और यहाँ पर सब कुछ सही सलामत होता है और इसे शांति मिलती है। तब इसकी नजर कुछ मॉन्स्टर्स पर पड़ती है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। अर्ल समझ जाता है कि ये सभी लोग रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए? पर मैं तो बस एक फार्मर हूँ ना, ये काम तो किसी नाइट का है। और अर्ल अपने मन में सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसे मिट्टी में मिला देते हैं तो अर्ल के पास कोई भी जगह नहीं रहेगी अपनी वेजिटेबल्स को बेचने के लिए और इसकी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। यार मुझे क्या करना चाहिए? और सेसिल बाकी सभी को लेकर एक डेड एंड पर आ जाता है। ये हम कहाँ आ गए? तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो सेसिल? जिस पर सेसिल एक इविल सी स्माइल देकर कहता है कि ये सही जगह है और सेसिल किंग पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सेसिल एक धोखेबाज और गद्दारी करबे इंसान है। सेसिल बाकी के गार्ड्स को भी मार देता है। या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मैं आखिरकार कौन हूँ? और सेसिल ट्रांसफॉर्म करने लगता है और बोलता है कि मैं शुरुआत से ही सेसिल नहीं था बल्कि मैं तो एक ये हूँ। तुम तो एक दानव हो और कोई ऐसा वैसा डीमन नहीं, यही है रोमियो वेंटेड। जिसके बाद रोमियो बाकी की डीमन आर्मी को भी यहाँ पर लेकर आ जाता है और अपना प्लान बताता है और बताता है कि ये पिछले डीमन किंग की तरह कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है क्योंकि एक कंट्री काफी ज्यादा ताकतवर और कमाल की चीज होती है। ये बिना लोगों को पता लगे सभी डीमंस को इस कंट्री में लेकर आ जाएगा जिससे कि कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी और इस कंट्री पर कब्जा कर पाए। और रोमियो इनको मारने के लिए इन पर हमला करता है लेकिन किंग अपनी गार्डियन शील्ड का यूज करके इसके हमले को रोक देता है और तभी किंग की हालत खराब होने लगती है और प्रिंसेस भी किंग की हेल्प करती है और हमें पता चलता है कि रोमियो ने ही उस ड्रैगन को भेजा था और उस लड़की को भी भेजा था प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। मेरा प्लान खराब किसने किया? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। और रोमियो अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और गुस्से में आकर इनकी गार्डियन शील्ड को तोड़ देता है। गेम ओवर। और इनके ऊपर डार्क मैजिक यूज करता है। तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है और फार्मिंग टूल का यूज करके जमीन को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जमीन फटने लगती है और सभी मॉन्स्टर्स जमीन के अंदर गिर जाते हैं। रोमियो अर्ल से पूछता है कि तुम हो कौन? मैं एक फार्मर हूँ। तुमने आखिर अभी किया क्या? मैंने तो बस प्लोइंग की थी। ये कैसी टेक्निक होती है जिससे कि मैं सॉइल को रिप्लेस कर सकता हूँ, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिशंस आ जाते हैं। ये सुनकर रोमियो गुस्सा हो जाता है और अर्ल पर हमला करते हुए आगे बढ़ता है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था। तभी अर्ल रोमियो की तलवार को हाथों से ही पकड़ लेता है और इसे पकड़कर माउंटेन की दीवार पर पटक देता है। ये देखकर रोमियो समझ जाता है कि अर्ल वही पर्सन है जिसकी वजह से इसके सुबह के सारे प्लान्स फेल हो गए थे और अर्ल से लड़ने के लिए रोमियो अपनी असली फॉर्म में आने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि इसका लेवल तो 78 है और अर्ल को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब इसकी भरपाई लो। और रोमियो इसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है पर अर्ल एकदम मस्त स्टाइलिश वे में खड़ा होता है और रोमियो को एक हल्का सा पंच मारता है जिसकी वजह से रोमियो यहीं पर हार जाता है। ये सभी डीमंस भी देखते हैं कि अर्ल कितना ज्यादा पावरफुल है और डर के मारे ये सभी डीमंस यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन अर्ल को पैलेस के अंदर बुलाया जाता है और किंग इसका शुक्रिया अदा
समझौता करता है सारी हेल्प के लिए। और अर्ल बोलता है कि मैंने ये सब तो इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास सब्जी बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। अगर ये किंगडम तबाह हो गया तो और मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाती। ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम हमारी कंट्री को सर्व करोगे क्या? अर्ल को पहले से ही मालूम था कि किंग इससे ये बात जरूर कहेगा। तुम 100 आदमियों के बराबर हो अर्ल, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें वो टाइटल देने के लिए तैयार हूँ। तुम कमांडर भी बन सकते हो। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं जिंदगी भर बस फार्मिंग ही करना चाहता हूँ। तुमने हमारी हेल्प करी इसलिए हम तुम्हें 33,000 स्क्वायर मीटर फील्ड गिफ्ट करते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसके बदले में क्या तुम गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो एल? क्योंकि पड़ोसी देश में और रॉयल कैपिटल में काफी ज्यादा थ्रेट आ चुका है मॉन्स्टर्स का, तो इसलिए फ्यूचर में हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए रहेगी। ठीक है, अगर तुम मुझे फार्मिंग करने के लिए एक जगह दे सकते हो तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ये डील हो जाती है। पर अर्ल उस गिफ्ट में मिली हुई लैंड के पास जाकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि प्रिंसेस ने इसके साथ मजाक किया था। प्रिंसेस इसे एक वेस्ट लैंड दे देती है, यानी कि एक बंजर जमीन। अरे यार, ये क्या मजाक है? और प्रिंसेस इसकी हालत को देखकर हंस रही होती है। अब अगले दिन फेलिस एल को कैपिटल को एक्सप्लोर करने के लिए लेकर जाती है और एल अलग अलग तरह के फूड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फेलिस से पूछता है कि ये बिना किसी टेंशन के कैपिटल के अंदर कैसे घूम रही है। अगर लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम प्रिंसेस हो तो यहाँ पर तो भीड़ ही लग जाएगी ना। जिस पर ये बताती है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी मेड अल भी एक डबल रोल कर रही है कैसल के अंदर, इसलिए कोई भी इसे नहीं पहचानेगा। और बताती है कि वैसे भी मैं इस तरीके से जब इस टाउन में घूमती हूँ तो मुझे टाउन के अंदर काफी सारी चीजें पता चलती हैं जो कि मेरी ड्यूटी है इनके बारे में जानना। जिसके बाद ये एल को लेकर एक एडवेंचरर्स गिल्ड में आ जाती है और एल कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना कि मुझे एडवेंचरर नहीं बनना है। अरे हाँ, मुझे मालूम है, तुम एक फार्मर बनना है ना? वैसे तुमने मुझे लैंड गिफ्ट की थी है ना, तो मुझे थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा प्रिंसेस। अरे ओ, अभी हम पब्लिक में हैं, इसलिए मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, अभी तो मुझे फीलिया बुलाओ। और एल कहता है कि अगर तुम अपना नाम चेंज कर भी लो तब भी लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ल देख कर पहचान जाएंगे। पर ये बताती है कि इसके हेयर में एक मैजिकल स्पेल लगा हुआ है, इसके ऊपर डिसेप्शन मैजिक लगा हुआ है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये प्रिंसेस है। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और तभी एक बंदा जो कि इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है ये अर्ल के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, हमारे साथ चलिए। जिसके बाद ये अर्ल को लेकर रिसेप्शनिस्ट हेलेन के पास लेकर आ जाता है ताकि गिल्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सके। अर्ल अपना नाम बताता है पर तभी अचानक से इसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है और इन सभी को मालूम पड़ जाता है कि इसे भूख लग रही है। हेलेन इसे अपने साथ लेकर जाती है और इसे पेट भरकर रूका बोसू फ्रूट पाई देती है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी भी होता है और इसे कहने लगती है कि तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपनी ऑक्यूपेशन को फार्मर के तौर पर रखा हुआ है, तो तुमने क्या डिसाइड करके एक एडवेंचरर बनने के बारे में सोचा। और अर्ल इसे बताता है कि एक पर्सन ने इसे एक फार्म लैंड गिफ्ट में दी थी इस कंडीशन में कि ये मॉन्स्टर्स के नंबर को कम करेगा, यानी कि उनको मारेगा। और बोलता है कि मैं फार्मर के साथ साथ एक एडवेंचरर की भी जॉब लेना चाहता हूँ। तभी अचानक से वही एडवेंचरर्स यहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने उस फॉरेस्ट ड्रैगन को मारा था और अर्ल से कहने लगते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसने उस एस रैंक के फॉरेस्ट ड्रैगन को एक ही बार में मार दिया था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे यार, क्या यही वो बंदा है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है भाई, मैं तो बस एक किसान हूँ, किसान। और हेलेन इससे बताती है कि अब से ये लोग इसकी मदद करेंगे, तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर अर्ल अपनी इंट्रोडक्शन देता है इन तीनों को। ये सभी लोग भी अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम जेक है। मेरा नाम लामिया है। और मेरा नाम ल्यूक है। हम तुम्हारे जैसे ही किसी ब्रेव एडवेंचरर का इंतजार कर रहे थे। लामिया अर्ल के पास आती है और वो कहती है कि हम दोनों एक साथ लड़ने वाले हैं, है ना? ऐसा बोलकर ये सभी एडवेंचरर्स यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अर्ल कहने लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अपने फील्ड से काफी ज्यादा दूर होता जा रहा हूँ। जिसके बाद हेलेन अर्ल से कहती है कि अभी तुम जी रैंक की एक एडवेंचरर हो, इसलिए तुम्हें मुश्किल वाले क्वेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। एडवेंचरर्स की रैंक होती है जी से एसएस रैंक पर जाते हैं। वैसे तो एसएस रैंक पर हीरोज को रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जी से एस रैंक होती है और सी से डी रैंक वालों को फुल फ्लैज वॉरियर्स माना जाता है। तुम काफी ज्यादा स्किल्ड लग रहे हो अल्कन, इसलिए तुम काफी जल्दी एस रैंक के एडवेंचरर बन जाओगे। अरे यार, मुझे नहीं बनना एस रैंक का एडवेंचरर, नहीं तो मैं काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर जाऊंगा। जिसके बाद हेलेन अर्ल को एक क्वेस्ट देती है जहाँ पर अर्ल को 10 मिल्क ग्रास को कलेक्ट करना होगा फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम में से और इसे बताती है कि इसका यूज रिकवरी पोर्शंस को बनाने में किया जाता है जो कि एडवेंचरर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी आइटम है। और जो मॉन्स्टर्स तुम्हें उसे फॉरेस्ट के अंदर मिल सकते हैं उन सभी की डिटेल्स मैंने इस लिस्ट में लिख दी हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और अर्ल की तरफ देख कर कहती है और बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजरस रहेगा, तुम इस कपड़ों में उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए जाओगे तो। और बोलता है कि मैं आर्मर वगैरह खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर हेलेन कहती है अगर ऐसा है तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो और बताती है कि इस कपड़े के अंदर एक मैजिकल पावर भी है जो कि डिफेंसिव पावर्स को बढ़ाती है। अरे नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। पर हेलेन ने जबरदस्ती इसे ये पहना देती है। तुम इसे ले सकते हो, मैंने इस रोप का यूज काफी समय से नहीं किया है। अरे यार, मेरी फार्मर लाइफ। अब इसके बाद अर्ल प्रिंसेस से जाकर मिलता है और बताता है कि ये फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम में जा रहा है तो अपने साथ प्रिंसेस को नहीं लेकर जा सकता है और हमें यहीं पर अलग होना होगा। ये सुनकर प्रिंसेस इसे कहती है कि ठीक है और यहाँ से जाने लगती है। ठीक है, मैं कल तुमसे दोबारा मिलूंगी, ठीक है ना? अरे यार, तुम कल भी आने वाली हो, कितना पकाती है ये। जिसके बाद अर्ल फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और 9 को कलेक्ट कर लेता है और आखिरी ग्रास बची होती है। तभी इसकी नजर एक चीज पर जाती है जो कि जमीन पर गिरी हुई थी और इसे उठाकर देखता है क्या ये कोई स्केल है। और अर्ल लिस्ट के अंदर चेक करने लगता है ये स्केल कौन से मॉन्स्टर का है, पर इसे कुछ भी नहीं मिलता है। पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक फीमेल ऑर्क है जो कि मेल क्रीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। अर्ल इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वही फीमेल ऑर्क इसके पीछे आ जाती है जिसको देखकर ये घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन ये ऑर्क इसे पकड़ लेती है। तभी जेक यहाँ पर आ जाता है जो कि इस ऑर्क को मार देता है और इसका शुक्रिया अदा करता है।
करता है इसकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद जेक के बाकी के टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा कितना ज्यादा बैड लक है कि तुम पहले ही दिन एक फीमेल ऑर्क के द्वारा पकड़े गए। मैं जानता था यार इतना इजी नहीं होने वाला। बाय द वे, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है ये किस मॉन्स्टर का है? अरे यार, इसकी जानकारी तो अभी तक किसी को भी नहीं है। कहा जाता है कि ये स्केल काफी ज्यादा रेयर है। ये एक ब्लैक ड्रैगन का स्केल है। ब्लैक ड्रैगन्स हाई एल्टीट्यूड के वाटर होल्स के अंदर रहते हैं, तो आज तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। लेकिन एक सेकंड, ये तो उसका स्केल है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और लामिया अर्ल से कहती है कि प्लस पॉइंट तो ये है कि ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है। अगर तुम इसे बेचना चाहोगे तो तुम्हें इसके काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं ये सभी लोग गिल्ड में वापस जाएंगे। वैसे एल, क्या तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो गया? अरे नहीं यार, मुझे अभी भी एक और मिल्क ग्रास को कलेक्ट करना होगा। ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और पूरी जगह पर एक इविल सा ऑरा छा जाता है। यार ये किस मॉन्स्टर का ऑरा है? और तभी पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन इनके सामने आ जाता है। अर्ल इसे देखकर चौंक जाता है और ये सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। ये ड्रैगन इनकी साइड से निकलने लगता है और अर्ल कहता है कि क्या यही वो ब्लैक ड्रैगन है क्या जो कि इस स्केल का ओनर है? अर्ल इसके स्टैट्स चेक करता है और इसे देखकर हैरान हो जाता है। यार ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम हेलेन को देखते हैं जो कि एक सपना ले रही होती है जहाँ पर ये किसी से डर कर भाग रही होती है और इसके पीछे अभी अभी कोई मरा होता है, जिसे देखकर ये घबरा जाती है और नींद से जाग जाती है। गिल्ड में काम करती है और तभी एक लेडी आकर इससे कहती है क्या तुम ठीक हो? और हेलेन इसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज को दोबारा से खो चुकी हूँ। एक काम करो, घर चली जाओ और एक डॉक्टर से मिलो। तुम काफी दिनों से काफी ज्यादा काम कर रही हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। ठीक है। तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है। अरे यार, तुम आ गई। तुम्हारा क्वेस्ट कैसा था? और अर्ल बताता है कि इसके पास इसके लिए समय नहीं और इसे एक चीज को रिपोर्ट करना होगा और इसे लेकर गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है। और ये सभी लोग बताते हैं कि इन लोगों ने फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम के अंदर एक ब्लैक ड्रैगन को देखा और जब अर्ल ने उसकी स्टैट्स को चेक किया तो उसकी जो अटैक पावर्स थी वो 2,30,000 थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक ही झटके में पूरी कंट्री को खत्म कर सकता है। सर, उस ड्रैगन का नाम मेलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबोरस है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर हैरान हो जाता है कि वो इस जगह पर कैसे हो सकता है और हेलेन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और इसकी तबीयत खराब होने लगती है और नीचे गिर जाती है। क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, मुझे और जानना है। सर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और जेक गिल्ड मास्टर को कहता है कि अभी के लिए हमें फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम को बंद कर देना चाहिए। गिल्ड मास्टर भी इसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद उस स्केल को डेस्क पर रख देता है और बोलता है कि शायद से ये उसी ड्रैगन का स्केल है। ये देखकर हेलेन हैरान हो जाती है और इसको अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर ये और इसका छोटा भाई राइकुन एक फॉरेस्ट के अंदर दौड़ रहे होते हैं। पर तभी वो मेलेवोलेंट ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और हेलेन के सामने ही इसके छोटे भाई को जान से मार देता है और इस मेमोरी के याद आने की वजह से हेलेन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्ल हेलेन का वेट कर रहा होता है। तभी वो लेडी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि वो ठीक है, बस बेहोश हो गई थी। और ये लेडी अपना नाम बताती है, वॉन रीन, और ये हेलेन की एडॉप्टिव पेरेंट है। जिसके बाद अर्ल से पूछती है कि तुम कौन हो? जी, मेरा नाम अर्ल वेन है और मैं एक फार्मर हूँ। तुम्हारे इस रोग को देखकर मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। और वॉन बताने लगती है कि हेलेन जब छोटी हुआ करती थी उसे कोई भी मेमोरी याद नहीं है, उसे बस अपना नाम याद है और पास्ट में उसके पास बस एक ये रोप ही था। जब हम लोग 15 साल पहले स्नूस रिवर के पास गए थे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को हेलेन वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। उसके कोई भी रिलेटिव वगैरह भी नहीं थे, इसलिए हमने हेलेन को अडॉप्ट कर लिया और तभी से वो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैगन उसकी पास्ट की मेमोरी से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है, मैं हेल्प करूंगा क्योंकि मैं ही एक इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि उसके स्टैट्स को देख पाया, तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम अभी बस एक जी रैंक के ही एडवेंचरर हो। ये काम किसी सोल्जर या किसी नाइट का है। चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ उस फॉरेस्ट में नहीं जाने वाला हूँ। मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा और लाइब्रेरी में जाऊंगा। और वॉन इसे एक रिकवरी पोर्शन दे देती है और बताती है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज मुझे आकर रिपोर्ट देना। और अर्ल जैसे ही गिल्ड से बाहर आ जाता है तो एक पोस्टमैन यहाँ पर आ जाता है और इसे एक लेटर देता है जो कि इसकी मॉम ने इसे भेजा था। अरे यार, मैंने तो अपनी मॉम को बताया नहीं, मैं रॉयल कैपिटल में आ गया, तो उन्हें कैसे पता चल गया मैं यहाँ पर हूँ? मेरा नाम रिक्स है और मेल्स को डिलीवर करना मेरा काम है। और तेजी से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अर्ल लाइब्रेरी में पहुंच जाता है पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ये ढूंढ रहा होता है ये इसे नहीं मिल रही होती है और बोलने लगता है कि उस ड्रैगन की जो अटैक पावर है वो 2 लाख से भी ज्यादा है और एक एसएस रैंक के हीरो का जो अटैक पावर होती है वो 1000 होती है ज्यादा से ज्यादा। और अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ 50,000 है, तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद याद करता है कि आज से 15 साल पहले वो उनको हेलेन मिली थी, तो शायद से इसे आज से 15 साल पहले की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। पर रिसेप्शनिस्ट इसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास आज से 15 साल पहले की चीजों को पढ़ने का एक्सेस नहीं है, क्योंकि उन सभी को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रैंक होनी चाहिए। प्लीज यार पढ़ने दो ना बुढ़िया, मैंने कहा नहीं। तभी प्रिंसेस यहाँ पर आ जाती है। क्या मैं उस बुक को पढ़ सकती हूँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बताती है कि जब ये गिल्ड में गई थी तो इसे पता चला कि ये लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए यहाँ पर आ गई। इसके बाद लाइब्रेरियन इसे परमिशन दे देती है बुक्स को पढ़ने के लिए और ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। प्रिंसेस यार, मुझे आज से 15 साल पहले की डैमेज रिपोर्ट चाहिए, स्नूस रिवर के पास की घटना। अच्छा, तो तुम्हें विलेज ऑफ ऑनर के बारे में जानना है? हाँ। जिसके बाद अर्ल को एक बुक निकाल कर दे देती है। अर्ल पढ़ता है बुक को और इसे पता चलता है कि आज से 15 साल पहले विलेज ऑफ ऑनर पूरी तरह से तबाह हो गया। जब एक ट्रेडर वहाँ पर सामान बेचने के लिए गया था तो इसे पता चला कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरह से एक पत्थर के टुकड़े में बदल चुकी थी। और जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला तो वहाँ पर विलेज में इस तरह के काफी सारे स्केल्स को पाया गया था। तो इन सभी को लगा कि ये सारे स्केल्स उस ड्रैगन के हैं। मेलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबोरस काफी ज्यादा बुरा ड्रैगन है जो कि काफी ज्यादा
तबाही लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी प्रेजेंस इमोर्टल है, लेकिन उस मेलवोलेंट ड्रैगन की लड़ाई बेनेवोलेंट ड्रैगन मिराज के साथ हुई, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मारा गया, जिसका मतलब है कि मेलवोलेंट ड्रैगन मारा गया, जिसे उसके बाद हिस्ट्री बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया। क्या वो सच्ची में मर गया क्या? जिस पर प्रिंसेस बताती है कि हमें हर जगह पर वैसे ही स्केल्स दिखे हैं जो कि मेलवोलेंट ड्रैगन के हैं, तो शायद से ये जो मेलवोलेंट ड्रैगन है ये वापस से रिवाइव हो चुका है, जिसका मतलब है कि दुनिया खतरे में है। अच्छा, तो इस बात को सीक्रेट रखा गया हाँ, ताकि उनके बीच में डर ना आ जाए। हाँ, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। तो ठीक है, कल मैं विलेज ऑफ ऑनल के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों भाई क्यों, तू क्या रही है? अब अगले दिन ये लोग विलेज ऑफ ऑनल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से खंडर बन चुका है और इन्हें यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी क्लू मिल सकता है। जिसके बाद अर्ल को किसी बच्चे की आवाज आने लगती है जो कि इसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। अर्ल उसके पास जाता है और एक ग्रेव यार्ड के पास पहुंच जाता है। तभी उस ग्रेव के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है। हाँ, मैं तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ। एल, तुम किससे बात कर रहे हो? अरे अंधी होगी है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पर बच्चा खड़ा है, क्या तुम इसे नहीं देख सकती? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। ये सुनकर एल घबरा जाता है। क्या तुम एक भूत हो गया? और गाइस, ये राय उसी हेलेन का भाई है जो कि उसके बचपन में मर गया था। और ये बच्चा बताता है कि इसका नाम राय है और काफी समय से एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि इसकी आवाज को सुन सके। जिसके बाद राय अर्ल से कहता है कि जो तुमने रोप डाल रखी है वो मेरे रोप के जैसा ही है। तो अर्ल इसे बताता है कि ये रोप उसे एडवेंचरर्स गिल्ड की एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम हेलेन है उसने इसे दिया है। और अर्ल को बताता है कि जो रोब इसने अभी डाल रखी है ये पहले ये खुद पहना करता था जब ये जिंदा हुआ करता था, और ये रोब एक स्पेशल आइटम है जिसके अंदर डिफेंसिव मैजिक लगा हुआ है जो कि इसे एक ओल्ड मैन से मिला था। ठीक है, मैं समझ गया। और फाल्स को भी उस रोब को पहना देता है और ये शर्माने लगती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, और मन में सोचने लगती है कि ये चीज तो कपल्स एक साथ करते हैं। तभी फाल्स सामने देखती है और अभी ये भी राय को देख पा रही होती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। और अर्ल इसका मुंह पकड़ लेता है। सॉरी, प्लीज आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखिए सर, मिस्टर भूत जी। और राय बोलता है कि इस रोब को देखकर मैं समझ गया कि मेरी बड़ी बहन अभी तक सुरक्षित है। ये अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने सही समझा, हेलेन मेरी बड़ी बहन है और साथ ही में ऑनल विलेज की आखिरी सर्वाइवर भी है। ये सुनकर अर्ल कहता है कि मुझे पता लगा है कि हेलेन के पास अपनी पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं बची है। मैं समझ सकता हूँ कैसे उसने इसलिए किया है क्योंकि पास्ट में जो घटनाएं उसके साथ घटी हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल थी और ताकि दोबारा से उन मेमोरीज को ना याद करे इसलिए उसने उन सारी मेमोरीज को अपने उनके अंदर फील कर लिया। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी बड़ी बहन बहुत ज्यादा खतरे में है सर, प्लीज मेरी बड़ी बहन को जाकर बचा लीजिए। पर अर्ल और फाल्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। 15 साल पहले हेलेन काफी ज्यादा छोटी होती है और फॉरेस्ट में जाकर राय को लंच के लिए पुकारती है, लेकिन राय यहाँ पर जंगल के अंदर एक छोटी सी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हेलेन इसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, तुम्हें हीरो वीरो मत बनो क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस है। मैं खेल नहीं रहा था, मैं सच में एक बहादुर सोल्जर बनने वाला हूँ और इस तरह से चोट खाना एक वॉरियर के लिए काफी अच्छी बात होती है, तो मेरी चिंता मत करो। जिस पर हेलेन कहती है कि तुम मेरे अकेले इकलौते छोटे भाई हो तो मैं तुम्हारी कैसे चिंता ना करूं। जिसके बाद हेलेन एक हैंकी को निकालती है, राय के मुंह को साफ करने लगती है और राय बोलता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कि एक धमाके की होती है। ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं और देखते हैं कि इनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर हेलेन घबरा जाती है। मॉम डैड कहाँ गए? तभी उन्हें वही ड्रैगन दिखता है, वही ड्रैगन ओरोबोरस। और ये ड्रैगन एक दादी माँ और उसके पोतों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक बच्चा हिम्मत करके आगे आता है, पर इसकी दादी यहाँ पर आकर इसे रोक लेती है और बोलती है कि ऐसा मत करो, मुझे इस चीज से नफरत है जब इंसान मुझसे डरते नहीं। और ऐसा बोलकर इन सभी पर हमला कर देता है और एक दादी माँ और एक बच्ची को जान से मार देता है। तभी ये बच्चा जो कि हिम्मत करके आगे आया था ये काफी ज्यादा डर जाता है और ये ड्रैगन इसकी एनर्जी को ड्रेन करने लगता है। ये देखकर हेलेन राय से पूछती है कि आखिर ये है क्या? मुझे नहीं पता, पर ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा। पर बाकी सभी का क्या होगा? मैं ये बात कहना नहीं चाहता, पर हम दोनों मिलकर किसी की भी मदद नहीं कर सकते हैं बहना, और हमें यहाँ से भागना होगा। हेलेन इसकी बात मान जाती है और दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी अचानक से इनके सामने वही ड्रैगन आ जाता है और राय से पकड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। दोनों फॉरेस्ट में दौड़ रहे होते हैं और तभी ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है और कहता है कि दौड़ो और ज्यादा दौड़ो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर निराशा और डर देखना है। तभी हेलेन दौड़ते दौड़ते गिर जाती है और ड्रैगन इसी मौके का फायदा उठाकर इसके पास आता है और इसे बस खाने ही वाला होता है। तभी राय अपने डैगर को इसकी आंख पर फेंक देता है। मैंने कर दिखाया। पर ड्रैगन की आंख पर जो इसने अभी चाकू मारा होता है ये अपने आप ही गायब हो जाता है और इसका जख्म भी हील हो जाता है। और ये ड्रैगन कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम एक छोटे से डैगर से मुझे मार सकोगे? अब तुमने गलती कर दी है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। और हेलेन राय को यहाँ से भागने के लिए कहती है, पर राय यहाँ से नहीं भागता और अपनी बहन को यहाँ से भागने का एक मौका देता है। पर तभी वो ड्रैगन आकर राय को मार देता है, वो भी हेलेन की आंखों के सामने ही। राय की बॉडी से खून निकलने लगता है। बड़ी बहन प्लीज यहाँ से भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं अब से 15 सालों के बाद आऊंगा और जहाँ पर भी तुम रह रही होगी तो मैं ढूंढ कर मारूंगा और तुम्हारे टाउन को भी पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जिसके बाद मैं तुम्हारी सोल को जो कि काफी ज्यादा निराशा से भर जाएगी उसे मजे से खाऊंगा। हेलेन घबरा जाती है और तभी राय बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे सपने में होने वाला है, समझे ना? भले ही मैं मर जाऊं पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे मेरी बड़ी बहन की रक्षा करके ही रहूंगा। और ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हारी सोल को यहीं पर ट्रैप कर दूंगा ताकि समय आने पर तुम अपनी बहन का वो निराशा भरा चेहरा खुद से देख सको। और ऐसा बोलकर ये ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है। राय बहुत मुश्किल से ही बोल पा रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बड़ी बहना। पर ऐसा बोलकर राय मर जाता है और हेलेन पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद हम वापस से
प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये तो काफी बुरा हुआ। जिसके बाद राय ने बताता है कि जब भी वो ड्रैगन किसी विलेज या फिर सिटी के ऊपर हमला करता है तो जानबूझकर एक सर्वाइवर को जिंदा छोड़ देता है और उसके बाद काफी गहरी नींद में चला जाता है और काफी लंबे समय के बाद दोबारा से जागता है और अपनी जॉब को पूरा करता है। यानी कि उस सर्वाइवर को मारने का एक सर्वाइवर को इसलिए छोड़ देता है ताकि सर्वाइवर जाकर और लोगों को इस घटना के बारे में बता सके और उन सभी को भी डर का सामना करना पड़े और उन सभी के बीच में र्यूमर्स बनने शुरू हो जाए और लोगों के इन्हीं र्यूमर्स और डर की वजह से वो ड्रैगन दोबारा से जिंदा हो पाता है। और राय बताता है कि जब उस ड्रैगन ने मुझे खा लिया था तो उसकी कॉन्शियसनेस की वजह से मुझे इन सभी बातों के बारे में पता चल पाया और वो इतने समय से मेरे डर को ही खाता आ रहा है। और बताता है कि उस ड्रैगन को अपने शिकार की नेगेटिव एनर्जी खाने के बाद और भी ज्यादा पावर मिल जाती है और अब वो ड्रैगन मेरी बड़ी बहन और टाउन के लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है। यार मेरी पावर्स बहुत कमजोर हैं, मैं उसके सामने बस एक फिसड्डी हूँ। और राय बोलता है कि अगर हम उस ड्रैगन के ऊपर पावर ऑफ डिस्पेयर से ऑपोजिट वाली पावर का यूज करेंगे तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। तो प्लीज मेरी बहन को इसके बारे में जरूर बताना, जो कि मैं अब तुमसे कहने वाला हूँ। अब इसके बाद अल पाल्स को कंधे पर उठा लेता है और तेजी से टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आज ड्रैगन के आने का 15वां साल हो चुका है, यानी कि वो ड्रैगन आ जाने वाला है, हमें जल्दी करना होगा। भाई मैं राजकुमारी हूँ, मुझे ऐसे मत पकड़ो वरना लोग मुझे देख कर क्या कहेंगे। अरे यार उसका समय नहीं, चुप रह। ये दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं और अभी तक ओरोबोरस ने टाउन पर हमला नहीं किया था और फाल्स अर्ल से कहती है कि तुम्हें ये चीज सीखनी होगी कि एक लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये सब छोड़ो, मैं सोल्जर्स को बुलाकर आती हूँ। हमें सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा इन केस अगर ओरोबोरस हम पर आज हमला कर देता है। और तुम जाकर हेलेन को संभालो, ठीक है ना? जिस पर अल मान जाता है और दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसके बाद वोन हेलेन के रूम में कुछ फ्रूट्स को लेकर जाती है पर हेलेन यहाँ पर नहीं होती है और हेलेन इस वक्त फॉरेस्ट के अंदर होती है और ऐसा लग रहा होता है ये खुद के कंट्रोल में नहीं है। तब इसके सामने वही ड्रैगन आ जाता है। काफी लंबा समय हो गया है, 15 साल अब एक दूसरे से मिले नहीं। और इस ड्रैगन को देखकर हेलेन की मेमोरीज वापस आने लगती हैं, जहाँ पर इसे याद आता है कि इसकी गलती की वजह से इसने अपने भाई को खो दिया था और सोचने लगती है कि वो इतनी जरूरी बात को कैसे भूल सकती है और अपने भाई से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से इसके भाई की मौत हुई। और ड्रैगन भी बात को बढ़ाने लगता है। तुम्हारा भाई अकेला भाग जाता और तुम बहुत ज्यादा स्लो थी, ये सब तुम्हारी गलती है और अब दोबारा से ऐसा होने वाला है। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। मैं जानती हूँ ये सारी मेरी ही गलती है। और अपने उस नाइफ को अपने गले पर रख देती है और बोलती है कि प्लीज मेरी लाइफ लेने के बाद यहाँ से चले जाना ड्रैगन। और हेलेन के इसी डर और निराशा की वजह से ड्रैगन को और भी ज्यादा ताकत मिलती जाती है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। चाहे तुम मरो या जिंदा रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सिटी के लोगों को मार कर ही रहूंगा। और इस तरह फाल्स ने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा कर दिया है और सभी रेजिडेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया है और हेलेन खुद की जान लेने वाली होती है और पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी में जाने ही वाली होती है कि तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है। लगता है मैं सही समय पर आ गया और ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में अर्ल पर हमला कर देता है और अर्ल काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है पर इसे ज्यादा चोट नहीं आती है क्योंकि इसके पास वो डिफेंसिव रोब होता है। और ड्रैगन कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक हमले के बाद भी जिंदा कैसे हो? आखिर तुम इंसान भी हो क्या? एक ह्यूमन ही होता है, पर मैं एक किसान हूँ। और ऐसा बोलकर ड्रैगन के ऊपर काफी जोर से हमला कर देता है और ड्रैगन काफी दूर जाकर गिरता है और हेलेन के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब ये ड्रैगन दोबारा से उठ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे। और अर्ल इस ड्रैगन के स्टैट्स देख कर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन के ऊपर और भी हमले करने होंगे इसे हराने के लिए। हेलेन तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हेलेन। और अर्ल जाकर इस ड्रैगन से लड़ने लगता है, इसके अटैक्स को डॉज करके इसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन ये ड्रैगन कैसे न कैसे करके अर्ल के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है। क्या तुम ठीक हो अर्ल? अर्ल खड़ा हो जाता है, तुम एक किसान को नहीं हरा सकते, और ये दोबारा से इस पर हमला कर देता है पर अर्ल इसे डॉज कर जाता है। पर हेलेन इसे रुकने के लिए कहती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आज तुम भी मारे जाओ, नहीं तुम गलत हो। और हेलेन का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये सब मेरी ही गलती है, 15 साल पहले मेरी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई थी, ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से तुम्हें दोबारा से चोट लग गई। और अर्ल बताता है कि आज मैं तुम्हारे छोटे भाई से मिला हूँ और उसने कहा है कि अगर एक बार तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल जाएंगी तो तुम खुद को ही ब्लेम करती रहोगी, इसलिए उसने मुझसे तुम्हें ये बात कहने के लिए कहा है। और उसने कहा था कि अब उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि उसने अपनी बड़ी बहन की लाइफ बचाई है और अगर तुम सरवाइव कर पाई तो तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम दूसरों के बिहाफ में भी खुश रहो। प्लीज खुशी खुशी रहना ताकि मैं प्राउडली खुद को कह सकूं कि मैं अपनी बहन को बचा पाया। पर हेलेन को अपने भाई की याद आ जाती है और रोने लगती है और अर्ल बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आशा देने आया हूँ, वो उम्मीद देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है हेलेन, पर जब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे और उम्मीद रखेंगे तब तक हमारे जीतने के चांसेस हैं। और मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम कभी भी गिव अप मत करना, और यही है ओरोबोरोस की सबसे बड़ी वीकनेस। तब ये ड्रैगन दोबारा से आसमान में उड़ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे नहीं बचने वाली हो, तुम्हारी ये होपलेस सिचुएशन इस तरह से चेंज नहीं होने वाली है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारा स्टेटस बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। और ये ड्रैगन की स्टेटस काफी ज्यादा कम हो जाती है और ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। और अर्ल कहने लगता है कि राय ने बिल्कुल सही केस किया था कि तुम लोगों के डर और निराशा पर जीते हो और अब हमें काफी ज्यादा होप मिल चुकी है और अब तुम यहीं पर खत्म हो जाओगे। ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अर्ल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मर जाओ। पर अर्ल इसे एक पंच मारता है और ये ड्रैगन नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। क्या बात है, लगता है मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और तभी अचानक से हेलेन अर्ल के पास आ जाती है और अपने डैगर को इसके पेट में डाल देती है और अर्ल का काफी ज्यादा खून बहने लगता है और हेलेन एक इविल स्माइल करती है और अर्ल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब ये क्या हुआ और हीलिंग पोशन लेने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है। हेलेन दोबारा से इस पर हमला कर देती है और अर्ल बहुत मुश्किल से ही डॉज
कर पाता है। एल इससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही है, पर हेलेन इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी एक पंख बीच में आ जाता है और होली ड्रैगन मिराज यहाँ पर आ जाता है और रिवील करता है कि हेलेन को एक इविल ड्रैगन ने पोजेस कर लिया है। होली ड्रैगन एल को हील कर देता है और इसे अपनी शक्तियां देता है, पर इसके कारण कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और एल से कहता है कि इसने एल को ब्लैक ड्रैगन को प्यूरिफाई करने और हेलेन को बचाने की ताकत दे दी है। तब ये इविल ड्रैगन हंसने लगता है, जो कि अभी हेलेन के अंदर आ चुका है और सोचता है कि एल हेलेन पर हमला नहीं करेगा, पर एल इस पर मुक्का मार देता है। ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एल हेलेन की आंखों में देखता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और एल इसे बताता है कि मैंने हेलेन की आंखों में देख लिया कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहती है। और तभी हमें पता चलता है कि एल हेलेन की आवाज को सुन सकता है, जहाँ पर इसे कहती है कि मैं पोजेस हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से और लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे और ओरोबोरस को मार डालो ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। और एल ऐसा ही करता है, इस पर हमला कर देता है, जिसके बाद एल को लगता है कि हेलेन की बॉडी में से ओरोबोरस चला गया है। क्या तुम ठीक हो? हेलेन खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक से ओरोबोरस बाहर आ जाता है और हेलेन की बॉडी में से निकलकर इस बार अर्ल की बॉडी को पोजेस करने लगता है। और ओरोबोरस मिराज से कहने लगता है कि मैं जीत चुका हूँ, अब मेरे प्लान को कोई भी तबाह नहीं कर सकता है। पर तब ये देखता है कि अचानक से एक अजीब सी चीज होने लगती है। जैसे ही ओरोबोरस ड्रैगन अर्ल के माइंड को पढ़ता है तो देखता है कि इसका माइंड तो पूरी तरह से ब्लैंक है। इसके दिमाग में बस इसका फील्ड ही चल रहा है, मूली गाजर गोभी बैंगन, बस यही सब है इसके दिमाग में, जिसकी वजह से ओरोबोरस ड्रैगन अर्ल को पोजेस नहीं कर पाता है और अर्ल की बॉडी में से बाहर आ जाता है और हैरान होकर कहता है कि आखिर ये हुआ क्या? इस लड़के ने मेरी पोजेशन को भी रोक लिया और मुझे अपनी बॉडी में से बाहर भी निकाल दिया। तभी अचानक से मिराज ड्रैगन खड़ा हो जाता है और ओरोबोरस से कहता है कि तुम हार चुके हो और अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से ये हेलेन के ऊपर से ओरोबोरस की पोजीशन को हटा देता है और इस ओरोबोरस को डैमेज होने लगता है और यहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। और अब मिराज ड्रैगन अर्ल का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पूरे टाउन के ऊपर से काले बादल गायब हो जाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है, जहाँ पर अर्ल गिल्ड के ट्रीटमेंट रूम में होता है और इसे होश आ जाता है और उठकर देखता है कि फाल्स और हेलेन इसके सामने ही खड़े होते हैं, जो कि इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। फाल्स इसे गले लगा लेती है, मुझे चिंता हो गई थी, पर बाद में शर्मा कर दूर हो जाती है। वैसे ओरोबोरस का क्या हुआ? और हेलेन इसे बताती है कि तुम्हारे और मिराज की वजह से वो सेफली प्यूरिफाई हो चुका है और वहाँ से गायब हो चुका है, शुक्र है। जिसके बाद हेलेन इसे कहती है कि ओरोबोरस ड्रैगन को हराने के बाद मिराज की पूरी ताकत एग्जॉस्ट हो गई थी और वो भी लाइट के साथ डिसअपीयर हो चुका है। एक सेकंड हेलेन, क्या तुम मिराज ड्रैगन की बात कर रहे हो, जो कि एक लेजेंडरी ड्रैगन है? हाँ, फाल्स वो ड्रैगन अचानक से ही आ गया था और उसने मुझे ताकत दे दी। ये सुनकर फाल्स हैरान हो जाती है, जिसके बाद अर्ल हेलेन से कहता है कि तुम्हें तो ओरोबोरस ने पोजेस कर लिया था ना, क्या तुम अब ठीक हो क्या? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक अजीब चीज हो चुकी है। और अपने हाथ को आगे करती है और अपने हाथ को ड्रैगन वाला हाथ बना लेती है। ये देखकर एल डर जाता है, ये तो ओरोबोरस का हाथ है, मुझे इसे हराना होगा। लेकिन हेलेन दोबारा से अपने हाथ को सही कर लेती है और बोलती है कि मैं अब इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और हेलेन इसे बताती है कि अब ये किसी भी अपने बॉडी पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है जब चाहे इसकी मर्जी से। क्या तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होती? और ये बताती है कि ओरोबोरस के डिसअपीयर होने के बावजूद भी उसकी पावर्स मेरे अंदर ही रह गई हैं। ओरोबोरस ने इन ताकतों का यूज लोगों को मारने में किया, तो क्यों ना मैं इन ताकतों का यूज लोगों की भलाई के लिए करूँ। वैसे भी तुमने राय का जो मैसेज मुझे दिया था वो मुझे अच्छे से याद है। अब से ये हेलेन की ड्यूटी है कि सभी लोगों के बिहाफ पर खुश रहूं, इसलिए आज से और अभी से मैं खुश रहूंगी, वरना राय का मरना वेस्ट हो जाएगा। क्या बात है। फाल्स ये सारी चीजें देख लेती है और जेलस फील करने लगती है। क्या तुम दोनों को रूम चाहिए? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और हेलेन फाल्स से पूछती है कि अर्ल और तुम दोनों कैसे रिलेटेड हो भाई? और फाल्स से कहती है कि हम दोनों बचपन के चड़ी बड़ी हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी गेट खुल जाता है और गिल्ड मास्टर और बाकी सभी एडवेंचरर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी एडवेंचरर्स अर्ल से कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि तुमने ओरोबोरस को हरा दिया। अगर मैं होता ना तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। हाँ, तुम तो एक छोटे से ड्वार्फ से भी लड़ जाते हो, तुम उसकी क्या हेल्प करोगे? और ये सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं और वो उन्होंने कहती है कि यहाँ पर शोर मत मचाओ, अर्ल को यहाँ पर अरेस्ट करने दो। तभी अर्ल खड़ा हो जाता है, अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्यों ना पार्टी कर जाए, अर्ल ने ओरोबोरस को हराया है। जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। तभी ल्यूक कहने लगता है कि क्या कैसल से हमें कोई रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा क्या, क्योंकि हमने ओरोबोरस को जो हराया है भाई। जिस पर फाल्स भूल जाती है कि ये प्रिंसेस नहीं है और इन सभी से कहने लगती है कि तुम सभी को बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिस पर सभी लोग फाल्स पर शक करने लगते हैं कि भाई ये कौन है जो बोलेगी, ये कौन होती है देने वाली। पर फाल्स एक बहाना लगा देती है और यहाँ से बचकर चली जाती है। अब इसके बाद सभी लोग अर्ल के लिए पार्टी करते हैं और अर्ल अपने मन में कहता है कि कल इसे जाना होगा क्योंकि कल इसे आलू की खेती करनी है। तभी फाल्स इसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम अपने फील्ड के बारे में दोबारा से सोचने लग गए ना, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मजे करने चाहिए भाई, थोड़ा ब्रेक ले लो। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारा शुक्रिया। और फाल्स इसे कहने लगती है कि जब मैं कैसल के वॉल के ऊपर खड़ी थी तो मैं ओरोबोरस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन जब मुझे याद आया कि उस ड्रैगन से तुम फाइट कर रहे हो तो मुझे कोई भी चिंता नहीं हुई। तभी इन दोनों को आवाज आने लगती है और देखती है कि हेलेन बाकी के एडवेंचरर्स को अपनी ताकत दिखा रही होती है। अब अगली सुबह अर्ल अपनी फील्ड में वापस आ जाता है। टेस्ट अब इसके साथ होता है और इसकी हेल्प करता है। वैसे क्या तुम्हें मुश्किल नहीं होती क्या रॉयल कैपिटल की फील्ड के ऊपर और विलेज ऑफ सेल्स की फील्ड पर भी एक साथ काम करने में? अरे नहीं यार, मुझे तो मजा आता है, चाहे मैं कहीं पर भी गार्डनिंग करूँ। तभी अर्ल के लिए एक लेटर आ जाता है और इस पोस्टमैन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं यहाँ पर होऊंगा भाई। जिस पर ये पोस्टमैन कहता है मैं एक प्रोफेशनल पोस्टमैन हूँ, मैं एक प्रो हूँ, और ऐसा बोलकर यहाँ से तेजी से चला जाता है। भाई नमुन्ना ये बंदा एल इस लेटर को पढ़ने लगता है और इसे पता चलता है कि लेटर इसके डैड ने इसे भेजा है और एक इमरजेंसी बात है। अर्ल इसे पढ़ता है और इसमें लिखा होता है कि हमने सुना कि तुम रॉयल कैपिटल के अंदर पहुंच चुके हो बेटा। जब हमने तुमसे आने के लिए कहा था तब तुमने मना कर दिया था, तो अचानक से तुम्हारा
मूड कैसे बदल गया। क्या तेरी कोई बंदी बन गई है क्या? लिव इन में रह रहा है? ये सुनकर अल हंसने लगता है। अरे यार डैड भी कितने मजाकिया हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आगे लिखा होता है कि क्या तुम हमसे मिलने आ सकते हो क्या? आने का खर्चा इस लेटर के साथ अटैच्ड है, प्लीज उसका यूज करके हमारे साथ मिलने आओ। लगता है तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। वैसे तुम्हें कितना समय हो गया उनसे मिले हुए? अल काउंट करने की कोशिश करता है कि कितने सालों से घर नहीं गया है, पर काउंट नहीं कर पाता। इससे काफी लंबा समय हो चुका है। तो तुम्हें जाना चाहिए, अपने पिता से मिलकर आओ। पर यार अभी भी गिल्ड की काफी ज्यादा क्वेस्ट बची हुई है, मैं इन सभी को पूरा करके वापस जाऊंगा फिर ना। अब अगले सीन में एल टाउन के अंदर एक शॉप पर जाता है और यहाँ से एक टमाटर खरीदता है। भाई साहब ये तो परफेक्ट है भाई, ये कहाँ से बना है? मुझे इसका कल्टीवेशन प्रोसेस जानना है। और शॉपकीपर इसे बताता है कि ये टमाटर बड़े मजेदार लुरुगुस में प्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि वहाँ का फर्टिलाइजर काफी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए काफी ज्यादा डिलीशियस बनते हैं। तभी शॉपकीपर देखता है कि अर्ल तो यहाँ से गायब हो चुका है और तेजी से एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुँच जाता है और हेलेन से कहता है कि मुझे परमिशन चाहिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। ये सुनकर हेलेन घबरा जाती है। एक सेकंड, क्या तुम गिल्ड को क्विट करने वाले हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे घर वाले लुरुगुस में माइग्रेट हो चुके हैं, पर मैंने सुना है कि लुरुगुस का फर्टिलाइजर भी काफी ज्यादा अच्छा है और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। और इसी बहाने मैं अपने पेरेंट्स से भी मिल लूंगा, क्योंकि मैं उनसे काफी सालों से नहीं मिला हूँ, बस लवारिश की तरह बाहर घूमता रहता हूँ। तो क्या तुम मेरी प्लीज सारी क्वेस्ट को किसी और एडवेंचरर को दे दोगी क्या प्लीज? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस क्वेस्ट को पूरा कर दूंगी। क्या तुम क्यों करोगे भाई? इसमें तो मॉन्स्टर्स को मारना है। और हेलेन इसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी के साथ साथ हफ्ते में 1-2 क्वेस्ट पूरे कर लेती हूँ। और अब हेलेन F रैंक की एडवेंचरर बन चुकी है। भाई साहब ये कब हुआ भाई? तुम तो बहुत कमजोर थी, तुम इतनी ताकतवर कब से हो गई? हाँ, दरअसल जब से मैंने ओरोबोरस की ताकतों को कंट्रोल करना सीखा है, तब से मॉन्स्टर्स को मारने में कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा है। इसलिए अल्कोन तुम जा सकते हो, जाओ अपने घर जाओ। जिसके बाद अल गिल्ड से बाहर चला जाता है। बाहर इसे फॉल्स मिलती है और इससे पूछती है कि क्या तुम क्वेस्ट पर जा रहे हो क्या? मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई से और कोई काम नहीं है क्या? वेली गई की। अरे यार दरअसल हम नहीं जा सकते, मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ। तो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, तुम्हारी पत्नी के रूप में। अरे ओ यहीं पे रह, तू पत्नी बनेगी। जो पर तुम वापस जरूर आओगे ना? अरे हाँ, मेरे सारे खेत वगैरह यहीं पर ही हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। वैसे क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? पर आल यहाँ पर फॉल्स की बात को पूरा सुने बगैर ही यहाँ से तेजी से भाग जाता है, इससे पहले कि ये और बकलोली करे। इसके बाद अल जंगल में जा रहा होता है और बोलता है कि ये फर्टिलाइजर खरीदेगा और बड़े मजेदार टमाटर प्रोड्यूस करेगा। तभी अचानक से इसे किसी की आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखता है तो एक काफी बड़ा गॉब्लिन यहाँ पर आ जाता है और अपना हाथ आगे करता है। एक सेकंड, दोस्ती का निशान? क्या तुम्हें दोस्ती करनी है क्या? क्या तुम वो करना चाहोगे क्या करना चाहोगे सर जी? क्या बात कर रहे हो आप? अरे वही ना, पहले ब्रश करके आ। और एक गॉब्लिन अल के साथ अजीब हरकतें करने ही वाला होता है कि तभी ये मर जाता है। और तभी एक लड़की यहाँ पर आ जाती है जो कि अल को बचा लेती है, टिपिकल इसेकाई एनिमे। और अल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो क्या? भाई तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये लड़की एल को पानी देती है पीने के लिए। यार मुझे ऑर्क्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये लड़की एल से कहती है कि आखिर तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये जगह एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड्स तो लेकर आने चाहिए थे ना भाई। दरअसल मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, दरअसल मैं एक एडवेंचरर हूँ। ओह, तुम तो मेरे ही एज के लग रहे हो। मेरा नाम रूरी है, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम अर्लविन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा अल्कुन। जिसके बाद ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं और ऊरी अल से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर अल बताता है कि लुरुगुस जा रहा है। क्या सही में? मैं भी वहीं पर जा रही हूँ, तो क्यों ना हम लोग एक साथ वहाँ पर जाएं? वैसे भी अगर तुम अकेले ट्रेवल करते हो तो ओक्स तुम पर दोबारा से हमला कर सकते हैं। यार तुम सही कह रही हो, पर क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम एक लड़की के साथ ट्रेवल करोगी? हाँ तो उसमें क्या हुआ? भाई ऑब्वियसली 1 दिन से ज्यादा लग सकता है हमें लुरुगुस से जाने के लिए, और शायद हमें रात में भी एक साथ सोना पड़ेगा, रूम शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो? हाँ, अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे सर को फ्लाइंग जेट बना दूंगी, समझ गया ना? भाई ये तो खतरनाक है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, तो मुझे छू सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम छिछोरे होगे जो कि कुड़ियाँ छेड़ता होगा। वैसे शक्ल से लगते हो पर तुम्हारे बिहेवियर से नहीं। वैसे मैं क्यूट नहीं हूँ, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई तुम कैसी बात कर रही हो? तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, मेरी एक्स से भी ज्यादा। क्या सच में? मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, पर मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे क्यूट कहा। यार मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा इसको, ये तो फालतू में ही चेप हो रही है। और अगर मैं इसे मना कर दूंगा तो इसे लगेगा कि मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मुझ पर गुस्सा हो जाए और मुझे जान से ही मार डाले। ये सोचकर एल घबरा जाता है और रूरी इसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वो ऑर्क दोबारा से वापस आ जाएंगे। और ये दोनों मिलकर लुरुगुस जाने लगते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और एल कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी मोमेंट पर कोई भी मैजिकल बीस्ट हम पर हमला कर सकता है। तभी अचानक से इन्हें कुछ चीज सेंस होती है। दोनों अलर्ट हो जाते हैं। एक आदमी ऊपर से कूदता है और इनकी तरफ आगे बढ़ता है। रूरी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाती है पर अर्ल इसे रोक देता है। एक सेकंड, इस पर हमला मत करना। और ये बंदा रीक्स होता है। भाई ये क्या है? ये कैसे एंट्री है? ये अर्ल के लिए एक लेटर लेकर आया है। क्या मैं इस बंदी को मार दूं? अरे नहीं, डाकिया डाक लाया, ये डाकिया है भाई, इसे मत मार। भाई तो फुद्दू है क्या? ऐसे उड़ के आ रहा है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? अरे ये तो मेरी जॉब है यार। और इस लेटर को इसे दे देता है जो कि इसकी मॉम ने इसे दिया था। और लेटर देने के बाद रिक्स यहाँ से चला जाता है। क्या ये कोई इमरजेंसी लेटर है? अरे नहीं यार। और अल अपने सारे लेटर्स को निकाल कर दिखाता है जो कि आज तक इसे अपनी मॉम से रिसीव हुए हैं और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जाकर मैं अपने पेरेंट्स से एक बार मिल ही आता हूँ, और इसी वजह से मैं लुरुगुस भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले वहीं पर रहते हैं। अर्ल उन सभी लेटर्स को उठा लेता है, लेकिन एक लेटर नीचे जमीन पर गिर जाता है और रूरी से कहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव है लुरुगुस से एक फर्टिलाइजर खरीदना। क्या फर्टिलाइजर? जिस पर अर्ल इसे बताने लगता है कि टमाटर बड़े मजेदार बनाने के लिए मुझे फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर की जरूरत है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो और खेती बाड़ी के बारे में इसे बताने लगता है, पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आता और सारी बातें इसके सर से ऊपर से चली जाती हैं। अरे छोड़ो यार, वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तुम भी तो अकेले ही जंगलों में घूम रही हो किसी आवारा की तरह, उन्हें भी तो तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नहीं ऐसा नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं। अच्छा ऐसा है हाँ। और रूरी एक बहुत बड़े टेंट को बाहर निकालने लगती है और ये देखकर एल हैरान हो जाता है कि इतने छोटे से बैग में से इतना बड़ा टेंट बाहर कैसे आ सकता है। मुझे नहीं पता, पर जितना दिखता है उससे ज्यादा स्टोरेज है इस बैग में, डोरेमोन की पॉकेट की तरह। और देखते ही देखते रूरी इसमें से बहुत सारा सामान बाहर निकाल देती है और एल इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये पॉकेट कहाँ से मिली भाई, डोरेमोन की पॉकेट? और रूरी इसे बताती है कि इसे इसके पूर्वजों से मिली है। एक सेकंड, तुम्हारे एंसेस्टर्स? हाँ, तो तुम्हारे पूर्वज कौन है? और जैसे ही रूरी इसे बताने वाली होती है, अर्ल के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। चलो ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, है ना? तुम्हें भूख लगी होगी। रात हो जाती है। रूरी ने स्पेशल खाना बनाया है और खाते हुए अर्ल इससे पूछता है कि तुम लुरुगुस में जा क्यों रही हो? और रूरी बताती है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई है और इसने एक र्यूमर भी सुना हुआ है एक मर्चेंट से लुरुगुस के बारे में। हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटती जा रही हैं लुरुगुस में और उस एक्सीडेंट के विक्टिम से कह रहे हैं कि उन लोगों ने डीमंस को देखा है। क्या डीमंस? क्या तुम उनकी लोकेशन और डिटेल्स मुझे दे सकती हो क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो भी डीमंस को देख लेता है वो उन्हें याद ही नहीं कर पाता है, और अगर ये सिर्फ एक र्यूमर है तो किल इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। पर ये तो काफी डेंजरस है यार, तुम ये सब क्यों करोगी? दरअसल मैं एक हीरो की डिसेंडेंट हूँ। क्या हीरो? क्या तुम उस हीरो की बात कर रही हो क्या जिसने डीमन किंग को हराया था? हाँ, तुमने सही कहा। और एल को विश्वास नहीं होता है कि ये रैंडमली एक हीरो के डिसेंडेंट से मिल चुका है और रूडी बोलती है कि इसलिए ये सारा काम इसे अकेले ही करना होगा। ये इस केस को अपने एंसेस्टर की दी हुई पावर की मदद से ठीक कर देगी क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। और एल बोलता है कि क्या तुम ये कर सकती हो क्या, क्योंकि भले ही तुम एक हीरो की डिसेंडेंट हो पर आखिरकार तुम हो तो एक लड़की ही ना, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? एल की ये बात सुनने के बाद रूरी हैरान हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। तुम्हें क्या हो गया भाई? माफ करना, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ने मेरे बारे में चिंता की है। ये सुनकर एल घबरा जाता है और इससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। जिसके बाद रूरी खड़ी हो जाती है। सोने का समय हो चुका है। इसके बाद एल अपने कारपेट को निकालकर यहीं पर बिछा देता है। क्या तुम यहीं पर सोने वाले हो क्या, जमीन पर ही? अरे हाँ यार, क्योंकि हम लोग एक साथ तो नहीं सो सकते हैं ना, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। ठीक है, मैं समझती हूँ, पर अगर तुम जमीन पर सोते हो तो सुबह उठकर तुम्हारी गर्दन में काफी ज्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम टेंट के अंदर मेरे साथ सो सकते हो एल, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम छिछोरे नहीं हो। नहीं यार, तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हो। नहीं, मैं बस गो विद द फ्लो हो रही हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। और ऐसा बोलकर जाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसे बाहर सोते हो तो ऑक्स तुम पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर एल घबरा जाता है और जाकर टेंट के अंदर सोने लगता है। अब टेंट के अंदर आने के बाद रूरी एल से कहती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो। एक सेकंड, पहले से यहाँ पर 2 बेड कैसे है भाई? तुम्हारी प्लानिंग है क्या? ट्रैवल करते वक्त मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं किसी के साथ बात कर पाऊँ जब तक मैं सो न जाऊँ। और एल भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों सोने लगते हैं और रूरी सो जाती है। अच्छा, तो तुम काफी जल्दी सो गई। हाँ ठीक है, गुड नाइट। एल भी सोने लगता है, जिसके बाद रूरी नींद में ही एल के वहाँ पर जोर जोर से लाते मारना शुरू कर देती है और काफी बार इस पर लाते मारती है। अगली सुबह दोनों लुरुगुस में पहुंच जाते हैं और एल की हालत खराब हो चुकी है, इसके पट्टी वट्टी लग चुकी है। अरे ये क्या, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तूने तो किया ये, चल छोड़ो इस बात को। वैसे क्या तुम लुरुगुस में पहली बार आ रहे हो? हाँ, मैं हमेशा विलेज के अंदर ही रहता था और अपनी सब्जियां बेचने के लिए रॉयल कैपिटल में जाता था। क्या तुम एक फार्मर हो क्या, और साथ में एक एडवेंचरर भी हो? दरअसल मैं अभी एडवेंचरर हाल ही में बना हूँ, उससे पहले मैं एक किसान ही था। तुम्हें कोई बॉडीगार्ड हायर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो। इसके बाद ये लोग टाउन में आ जाते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने लगते हैं और बोलती है कि ये जर्नी काफी ज्यादा छोटी थी, तुम्हारे साथ बात कर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और रूरी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अर्ली से कहता है कि क्या तुम थोड़े दिनों के लिए मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो क्या, क्योंकि मैं थोड़े समय तक यहीं पर रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं वापस चले जाऊंगा और जब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो तुम मुझे कैपिटल तक गार्ड करके वहाँ पर पहुँचा देना। रूरी ये सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद अर्ल के लिए अपने मैप के अंदर अर्ल के होटल की लोकेशन नोट कर देती है और इसे मैप पकड़ा कर यहाँ से चली जाती है। तो ठीक है, अब समय आ चुका है मेरे घर वालों से मिलने का। जिसके बाद रूरी एक आंटी के पास जाती है और उन डीमंस के रूमर्स के बारे में पूछने लगती है, पर इस आंटी को कुछ भी नहीं पता होता है, बिल्कुल रेखा गुप्ता की तरह। अब रूरी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो क्या इसका मतलब है कि उस मर्चेंट ने मुझसे झूठ कहा था क्या इस र्यूमर के बारे में? तभी इसे अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर कुछ लोग इसे लूजर कहकर पुकार रहे थे और बोलते हैं कि आखिरकार तुम खुद को एक हीरो के डिसेंडेंट कैसे पुकार सकती हो। रूरी इस मेमोरी को इग्नोर कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देना होगा। और इसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि एक लड़की इसे बताती है कि एक डीमन इसकी छोटी बहन को ऑब्डक्ट करके चला गया है। क्या वो डीमंस के रूमर्स सच हैं क्या? वो डीमन कहाँ गया है? और ये लड़की बताती है कि वो इस तरफ गया है, फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस की तरफ। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। और रूरी वहाँ पर चली जाती है और हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे खड़ा होकर रूरी को ही देख रहा होता है। अब अगले सीन में एल अपने घर पर पहुँच जाता है और नॉक करता है। तभी अचानक से गेट खुल जाता है और कोई अर्ल पर हमला कर देता है और अर्ल को पूरे टाउन के अंदर घुमा देता है। और ये अर्ल की मॉम होती है जो कि अर्ल को कसकर पकड़ लेती है और इसकी मॉम कुकिंग, लॉन्ड्री और बाकी सभी घर के काम संभाल सकती है और इनकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। अर्ल की मॉम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करती है और आई लव यू बोलने लगती है इसको गले लगाकर। तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है। आखिर तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? और ऐसा बोलकर अर्ल पर हमला कर देता है। डियर, तुमने अभी क्या किया, क्या तुम्हें मालूम भी है? और अर्ल की मॉम गुस्सा हो जाती है। अरे सॉरी, मुझे लगा ये बंदा मेरी पत्नी को छेड़ रहा है, इसलिए मैंने उसे मुक्का मार दिया। पिताजी, मैं हूँ आपका बेटा। और अर्ल की मॉम इसके डैड को घसीट कर लेकर जा रही होती है। सॉरी बच्चे, मैंने तुम पर हमला कर दिया, मुझे माफ कर देना, पर तुम चिंता मत करो, अगर मैं जिंदा बच गया तो दोबारा से जरूर मुलाकात होगी। और
और अर्ल की मॉम इसके डैड को बहुत जोर जोर से मारने लगती है। अरे यार ये क्या लोग हैं, बिल्कुल नहीं बदले। अब अगले सीन में अर्ल की मॉम अपने हाथों से इसे खाना खिलाती है, पर अर्ल के डैड को जला हुआ खाना खाना पड़ रहा है। और अर्ल बोलता है कि रूरी का खाना काफी ज्यादा टेस्टी था, पर मॉम का खाना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। शुक्रिया। वैसे ये रूरी कौन है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अरे अच्छा, तो तुम्हें एक बंदी मिल गई है, हाँ? तो तुम्हें जाकर शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे बच्चे करो। इसके डैड की बात सुनकर इसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और इसे अपने कंधे पर उठाकर बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। अरे नहीं यार, रूरी तो मेरी बॉडीगार्ड थी जो कि सेफली मुझे यहाँ पर लेकर आई है। अच्छा माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में बोल गई। यार मेरी मॉम ना किसी लड़की की याद दिला रही है मुझे, जो कि प्रिंसेस है। अर्ल क्या तुमने अभी अभी किसी लड़की को याद किया? नहीं मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। अब इसके बाद इसके डैड और अर्ल एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर अर्ल के डैड की हालत खराब हो चुकी है। क्या तुम यहाँ पर बिजनेस करने आए हो के बच्चे? जी डैड, मैं निकारी को देख रहा हूँ, वो एक अच्छा फर्टिलाइजर है। और अर्ल के डैड इसे उस फर्टिलाइजर की लोकेशन के बारे में इसे एक मैप में बता देते हैं और देखते हैं कि मैप के अंदर एक निशान लगा हुआ है। बच्चे ये कौन सी जगह है? और अर्ल बताता है कि वो एक होटल है जिसके अंदर रूरी अभी रुकी हुई है, मेरी बॉडीगार्ड, और वापस जाते वक्त मैं उससे वहीं पर मिलने वाला हूँ। होटल? मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई होटल भी है। मैं उस जगह से काफी बार जा चुका हूँ बच्चे, पर मैंने आज तक वहाँ पर कोई भी होटल नहीं देखा है। और अर्ल अपने डैड से उन डीमंस के बारे में पूछता है कि क्या आपको उन रूमर्स के बारे में कुछ मालूम है क्या? पर अर्ल के डैड मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो कल तुम जाने वाले हो ना फर्टिलाइजर लेने के लिए, तो तुम्हें अब सोना चाहिए, क्यों? और अर्ल वहीं पर बेड पर सो जाता है। अरे यार, ये मेरा बेड है, उठ। सॉरी डैड, मैं अपने रूम में नहीं सो सकता, मेरी मॉम वहाँ पर है। ऐसा बोलकर अर्ल सो जाता है। अरे ओ जाग जाओ, मेरे बेड पे सो गया भाई, नीचे ठंडा फर्श पे, मैं कैसे सोऊंगा? अब सुबह हो जाती है और अर्ल फर्टिलाइजर को लेकर यहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि अब इसे रूडी से मिलना चाहिए उसके होटल में जाकर। पर तभी सामने देखता है कि कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। अर्ल वहाँ पर जाता है और एक बंदा इससे कहता है कि मुझ पर डीमंस ने हमला कर दिया था और वो डीमंस एक लाइट ब्लू हेयर कलर वाली लड़की के साथ लड़ रहे हैं। मैं किसी तरह से मैनेज कर पाया वहाँ से एस्केप करने में। लाइट ब्लू कलर के बाल, वो तो रूरी है, वो कहाँ पर है? हाँ दरअसल वो भी फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में है। और अर्ल उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है रूरी की जान बचाने के लिए। तब ये बंदा हंसने लगता है और एक चुटकी बजाता है और यहाँ पर खड़े सभी लोग और जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो यहाँ से गायब हो जाती हैं। अर्ल रूरी को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर ये देखता है कि एक क्रीचर एक लड़की पर हमला कर रहा है, पर अर्ल इसकी जान ले लेता है। अर्ल को फील ही नहीं होता है कि उसने उस क्रीचर को टच भी किया है और ये लड़की इसे गले से लगा लेती है। तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी ये लड़की उसी क्रीचर में बदल जाती है दोबारा से और अर्ल को खाने लगती है। तभी रूरी यहाँ पर आ जाती है और इस क्रीचर को मार देती है और रूरी अर्ल को बताती है कि वो लड़की ही वो क्रीचर थी, बस उसने एक इंसानी रूप ले लिया था। तो क्या तुम इतनी देर से अकेले ही उन सभी से लड़ रही थी क्या? हाँ, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। और तभी वो बंदा तालियां बजाते हुए यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, बहुत ही खूब। और रूरी बताती है कि यही वो मर्चेंट है जिसने मुझे उस र्यूमर के बारे में बताया था कि यहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया है इस टाउन में। अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे रूरी के बारे में बताया था। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम जैसा एक बेवकूफ इंसान आखिर किसकी जान बचा सकता है? तुम हीरोज के नाम पर एक धब्बा हो। और हमें पता चलता है कि इसी बंदे ने इल्यूशंस का यूज करके रूरी और अर्ल को यहाँ पर फंसा दिया है। ये बंदा अपना नाम बताता है, मेरा नाम लोकी दायवा है, और इसकी आंखों को देखकर हम समझ ही सकते हैं कि ये बंदा एक डीमन है। तुम्हें तो मुझसे काम है ना, तुमने अर्ल को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर दिया? जिस पर लोकी इसे कहता है कि ऐसा नहीं है, अर्ल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने अकेले ही डीमन किंग के आर्मी के जनरल और ड्रैगन ओरोबोरस को हराया था। अच्छा तो तुम उनके दोस्त हो क्या? क्या तुम उनका बदला लेने आए हो? तुम मुझे उन बेकार लोगों से कंपेयर मत करो, मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उनका बदला लेने नहीं आया हूँ। तभी रूरी लोकी पर हमला कर देती है, पर लोकी इसके अटैक को डॉज कर जाता है और इसी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और रूरी नीचे जमीन पर जाकर गिर जाती है। ये देखकर एल जल्दी से हीलिंग पोर्शन का यूज करता है रूरी पर। तभी लोकी ये सब देखकर कहता है, अच्छा तो तुम हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकते हो? हाँ लगता है मुझसे गलती हो गई, मुझे रूरी की जगह सबसे पहले तुम पर हमला करना चाहिए था। माफ करना, ये मेरी गलती है। रूरी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से दूर भागना होगा। मैं इस लड़के से नहीं लड़ सकती हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना। अर्ल खड़ा हो जाता है, तुम चिंता मत करो, मैं पंजाब का गबरू जवान फार्मर हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और लोकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसके अटैक को लोकी बहुत इजीली डॉज कर जाता है और इसके हाथ को पकड़कर इसे पीछे फेंक देता है। अर्ल एक पेड़ का सहारा लेकर दोबारा से इस पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लोकी इसके अटैक को डॉज कर जाता है और इस पर डार्क मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और अर्ल नीचे जमीन के अंदर धंस जाता है। पर दोबारा से खड़ा होकर इस पर एक पंच मारता है, मर जाओ। और ऐसा बोलकर लोकी एल पर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से एल दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लोकी अर्ल के पास जाता है, तुम अपने नंगे हाथों से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी लोकी की चोट भी ठीक होना शुरू हो जाती है। अर्ल भी अपने आप को हील करके वापस से खड़ा हो जाता है और लोकी से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे उसका मतलब जानना है। और लोकी बताता है कि ये उन लोगों को एलिमिनेट कर रहा है जो कि इसके प्लान के बीच में आ सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें या रूरी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हेलन को भी टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास ओरोबोरस की ताकत आ चुकी है। जिसके बारे में बताता है कि रूरी जो कि एक हीरो है, इसके पास गुड गॉड की ताकत है और डीमन किंग के पास इविल गॉड की ताकत है, इसलिए रूरी मेरी टारगेट है। इविल गॉड की पावर वो तो वीक हो जानी चाहिए थी ना डीमन किंग के हारने के बाद। ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है क्योंकि तुम्हारे पास गुड गॉड की ताकत है और तुम उसको बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर सकती हो। तुम्हारे पास गुड गॉड की ताकत का कोई भी ट्रेस नहीं है। और लोकी दोबारा से अपने लीच मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि बहुत बातें हो गई, अब इस खेल को खत्म करने का समय आ चुका है। और अब लीच मॉन्स्टर्स रूरी को खाने ही वाले होते हैं, पर अर्ल यहाँ पर आकर इसे बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। रूरी अर्ल से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। तुम यहाँ से भाग भी नहीं जाते। मैं एक अल्टीमेट फार्मर बनना चाहता हूँ और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग जाता हूँ
तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। और अब लोकी इन दोनों पर हमला कर देता है। डार्क मैजिक का यूज करके अर्ल रूरी को पकड़ लेता है ताकि रूरी पर कोई भी हमला ना लग सके। और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की हालत खराब हो चुकी है। पर अर्ल दोबारा से खड़ा हो जाता है। लगता है मैंने अपनी ताकतों का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। जिसके बाद एक लीच मॉन्स्टर यहाँ पर आता है और रूरी पर हमला कर देता है। रूरी भी दूर जाकर गिर जाती है। जिसके बाद लीच मॉन्स्टर्स अर्ल पर हमला करके इसे नीचे जमीन पर ढा लेते हैं। और हमें पता चलता है कि अर्ल के पीछे जो फर्टिलाइजर था वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। मैं तुम्हें शुरुआत से ही नहीं मारना चाहता था बच्चे, मैं तो तुमसे बस लड़ना चाहता था। पर मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब तुम लड़ने के लायक नहीं बचे हो। क्योंकि जिन लीच मॉन्स्टर्स ने तुम्हें पकड़ रखा है, ये मॉन्स्टर्स तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी स्किन भी साथ में उतर जाएगी। अर्ल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और लोकी रूरी से भी कहता है कि अब तुम्हें भी यहीं पर मरना होगा। और अपने मैजिक का रूरी पर यूज करने लगता है। ये देखकर रूरी रोने लगती है और बोलती है कि मैं सच में यूजलेस हूँ। और डैड, मॉम और अर्ल को सॉरी कहने लगती है। और हम रूरी की एक मेमोरी को देखते हैं जहाँ पर रूरी के पिता इसे कहते हैं कि चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। पर डैड, सभी लोग कहते हैं कि मैं हीरो नहीं बन सकती हूँ। ऐसा सच नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारी साइड हमेशा रहूंगा बच्ची। और तुम्हें एक ना एक दिन हीरो बनना ही है। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए रूरी, और एक दिन तुम हीरो जरूर बनोगी। जी मामा पापा, मैं एक दिन काफी स्ट्रॉन्ग हीरो बनूंगी, मैं वादा करती हूँ। पर रूरी देखती है कि अब इसकी मौत आ चुकी है और अपने माता पिता से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने आप सभी को डिसअपॉइंट किया, मुझे माफ कर देना। और लोकी रूरी से कहता है गुड बाय डिसेंडेंट ऑफ द हीरो। और रूरी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि एक अच्छी हीरो कभी नहीं बन पाई। तभी अचानक से जिन मॉन्स्टर्स ने अर्ल को पकड़ रखा था, ये अचानक से सूखने लगते हैं और सूख कर अर्ल को छोड़ देते हैं। दरअसल ये इसके फर्टिलाइजर का काम है, जो कि ये टमाटो को प्रोड्यूस करने में लगाने वाला था। और बताता है कि इन फर्टिलाइजर्स के अंदर एक ऐसा पेस्टिसाइड था जो कि लीचेस को मारने में यूजफुल होता है। और अर्ल इससे कहता है कि जब तक मेरे पास से फर्टिलाइजर है, तुम्हारे मॉन्स्टर्स किसी भी काम के नहीं है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एक फार्मर से। पर तुम्हें काफी ज्यादा चोट आ चुकी है, तुम मुझसे लड़ोगे कैसे? तभी एल दौड़ने लगता है। चुप हो जाओ। और लोकी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लोकी इसके सारे पंचे से डॉज कर जाता है। और एल बोलती है कि तुम इतनी आगे तक क्यों जा रहे हो मेरे लिए, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा और किसी और को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और रूरी कहने लगती है कि एल सही कह रहा है। तभी से एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर कुछ लोग इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम कभी भी एक हीरो नहीं बन सकती हो, तुम्हारे पास तो कोई ताकत भी नहीं है। और रूरी कहने लगती है कि उन लोगों के ताने सुनने के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी भी एक हीरो नहीं बन सकती हूँ, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया था एक हीरो बनने के लिए। पर अब जब मैं अर्ल को देख रही हूँ तो वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहा है और लोकी पर हमले करता जा रहा है। अर्ल मुझे बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। एबिलिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक हीरो वही होता है जो कि लोगों को बचाने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करता है। लोकी इनसे बात कर ही रहा होता है, पर तभी रूरी इसके पीछे आकर इसकी कमर के अंदर तलवार घुसा देती है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। यह यूजलेस है। ये यूजलेस नहीं है, क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि भले ही मैं ना जीतूं, पर गिव अप करना गलत बात है। और लोकी भी इसकी तलवार से बाहर आ जाता है और रूरी कहने लगती है कि अब मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। जिसके बाद इसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है और अब रूरी अपनी तलवार को चार्ज करके लोकी से कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ लोकी। तभी लोकी हैरान होकर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पावर ऑफ द गुड गॉड है। जिसके बाद रूरी अपनी हीरो पावर्स का यूज करती है और लोकी के ऊपर काफी जोर से हमला कर देती है। और अब लोकी भी खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने कर दिखाया। अर्ल भी रूरी से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमाल की हो रूरी। पर तभी अर्ल बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और रूरी को रियलाइज हो जाता है कि इसे अर्ल पसंद है। मुझे तुम पर क्रश है अर्ल। जिसके बाद रात हो जाती है। अर्ल को होश आता है और इसकी गोदी में पड़ा होता है और इसे देखकर शर्मा कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। भाई साहब कितना अंधेरा हो गया भाई। अलकुन, जब तुम सो गए थे तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर वापस ले जाना तो चाहती थी, पर मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता। अर्ल खड़ा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अब मैं रिकवर कर चुका हूँ, तो क्या वापस चलें क्या? और ये लोग जाने लगते हैं। थोड़ी आगे चलने के बाद रूरी को जंगलों में से किसी की आवाज आती है। क्या तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही? एक सेकंड, कहीं लोकी वापस तो नहीं आ गया? नहीं एल, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने उसे मार दिया था। जिसके बाद ये आवाज दोबारा से आती है और रूरी को लगता है कि यहाँ पर कोई भूत वगैरह है, पर ये आवाज अर्ल की मॉम की होती है। अरे यार, मुझे यहाँ से भागना होगा। और रूरी को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और अर्ल इसे उठाकर जंगलों में काफी दूर आ जाता है। क्या तुम्हें भी भूतों से डर लगता है? भूतों से तो नहीं, पर मुझे किसी और से तो डर जरूर लगता है, वो भूतों से भी ज्यादा डरावनी है। और अर्ल यहाँ पर अपनी मॉम की बात कर रहा होता है। अब इसके बाद ये लोग टाउन में आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो होटल था वो यहाँ से गायब हो चुका है और इन्हें समझ आ जाता है कि वो होटल लोकी ने अपनी इल्यूजन से क्रिएट किया था। कोई बात नहीं, मैं एक दूसरे होटल में रुक जाऊंगी। जिसके बाद अर्ल रूरी से कहता है कि मैं कल कैपिटल के लिए निकलने वाला हूँ एक नया फर्टिलाइजर खरीद कर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल के लिए मेरी बॉडीगार्ड बनो। रूरी इस पर मान जाती है। अर्ल चलने लगता है और बोलता है कि काश मॉम जल्दी ही घर पर ना पहुंची हो, और बोलता है कि जब ये छोटा हुआ करता था तब वो और टेस्टा अकेले खेला करते थे, पर अकेले खेलते खेलते काफी ज्यादा दूर आ गए थे एक दिन बिना अपने घर वालों को बताए हुए। और इसकी मॉम इसकी चिंता करते हुए इन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई थी। ये लोग अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और चुपके से वहाँ पर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर जैसे ही एल अपने घर पहुंचा तो इसे पता चला कि इसकी मॉम तो घर पर ही थी, जिसके बाद इसे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी और इसे ऐसा लगता है कि इसकी मॉम टेलीपोर्ट कर सकती है। यार मेरी मॉम को एलियन तो नहीं है ना? एल अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और देखता है कि इसकी मॉम घर पर ही होती है। मुझे पता था। और ऐसा बोलकर एल दरवाजे को बंद कर देता है। तब ये देखता है कि इसकी मॉम इसके पीछे ही खड़ी हुई है। एल, मुझे तुम्हारी चिंता हो गई थी, तुम कहाँ चले गए थे? और एल जल्दी से अपने रूम के अंदर चला जाता है। अरे यार, ये तो मेरा रूम है, उधर क्या कर रहा है? साले मुझे मार पड़ेगी। अरे यार, फंस गया। तभी एल की मॉम एल के डैड के पीछे बहुत गुस्से में आ जाती है और इसे किसी कपड़े की तरह धोकर बाहर सूखने के लिए लटका देती है। अब अगली
सुबह अर्ल की मॉम इसे रोकती है कि मत जाओ, प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। अरे बस करो भाग्यवान, उसकी चिंता मत करो, एल को जाने दो ना। एल के पापा अब तो चुप ही रहिए, दोबारा पिट जाएगा तू। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। एल क्या तुम रुक नहीं सकते? अब एल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और बोलता है कि अगर आप मुझे इसी तरीके से रोकती रहोगी तो मैं आपसे नफरत करने लगूंगा। ये सुनकर एल की मॉम घबरा जाती है, तो मुझे माफ करना, और एल को जाने देती है। एल यहाँ से जाने लगता है और एल की मॉम इससे पूछती है कि क्या तुम बस पूरी जिंदगी एक फार्मर ही बनना चाहते हो क्या? जी हाँ मॉम, तुम उस बात को जाने दे सकते हो, इसे सब मत करो, तुम उसी चीज की वजह से फार्मर बनना चाहते हो, है ना एल? प्लीज एल, तुम अपने मन से उस चीज को बाहर उठा सकते हो। और हमें पता चलता है कि एल जिस रीजन की वजह से फार्मर बना है वो किसी के डेथ की वजह से बना है, पर किसकी डेथ की वजह से ये हमें आगे पता चलेगा। अब एल अपनी मॉम से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने फार्मर का पाथ इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे खेती बाड़ी करना पसंद है और मुझे यही करना है। तुम बहुत ज्यादा दयालु हो बच्चे, ध्यान रखना कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। ठीक है मॉम, शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगा। और एल अपनी मॉम और अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है। अब फर्टिलाइजर लाने के बाद एल रूरी के साथ कैपिटल में जाने लगता है और रूरी एल से कहती है कि लोकी ने तुम्हें अपना टारगेट बनाया था, तो क्या तुम्हें कोई आइडिया है क्या कि किस वजह से तुम पर हमला कर रहा था? पता नहीं यार, साला पागल था वो, पता नहीं मुझ पर हमला क्यों हो रहा था। वैसे डीमंस तुम पर दोबारा से हमला कर सकते हैं, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना। रूरी शर्मा जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद किंग फाल से कहता है कि क्या तुम श्योर हो क्या? जी मैंने डिसाइड कर लिया है। और किंग रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं एक किंग और तुम्हारा फादर होने के नाते कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज पिताजी रोइए मत, मैं किसी के काम आ रही हूँ, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इसके बाद हम हेलेन को देखते हैं जो कि रूरी से मिलती है और हेलेन पूछती है कि अर्ल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है रूरी? और रूरी बताती है कि ये बस इसकी बॉडीगार्ड है और किस्मत के सहारे मिले हैं। और हेलेन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों हाथ मिलाते हैं और अर्ल रिलैक्स हो जाता है कि ये दोनों दोस्ती कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेलेन रूरी से कहती है कि मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ, एल सिर्फ मेरा है। ये तो मेरी लाइन है, ये तो मुझे कहना चाहिए था। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अर्ल की फार्म में से एग प्लांट्स को चुरा रहा होता है। तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है और इसे पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो चोर बच्चे, बताओ तेरी मम्मी को। तभी हेलेन और रूरी भी यहाँ पर आ जाते हैं एल की हार्वेस्टिंग में हेल्प करने के लिए। अरे ये बच्चा कौन है? ये देखो, ये चोर बच्चा मेरे एग प्लांट्स चुरा रहा था। बच्चे चोरी करना गलत बात है। मुझे माफ कर देना साले, सॉरी से क्या होगा, ये एग प्लांट्स अभी तक पके नहीं थे और अगर तुमने इन्हें ऐसे ही तोड़ दिया तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अर्ल इस पर गुस्सा इसलिए नहीं है कि इसने चोरी करी, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसने सब्जियों के पकने से पहले ही इन्हें तोड़ दिया। ये बच्चा इससे सॉरी मांगता है और इसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है और अर्ल एक कैबेज को लेकर इसे दे देता है, ये पका हुआ है तुम इसे खा सकते हो। और ये बच्चा कैबेज को लेकर यहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। अर्ल थोड़ा सा उदास हो जाता है और इसकी मेमोरीज में हम एक बच्ची को देखते हैं, पर ये बच्ची कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हेलेन अर्ल को बताती है कि किंगडम में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं जिसकी वजह से बाहर की कंट्री से सामान नहीं आ पा रहा है और ये सब कुछ तब से हो रहा है जब तुम अपने घर गए थे और प्राइसेस बढ़ने की वजह से कोई भी गरीब खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तभी अचानक से बेल बजती है और इन्हें पता चलता है कि दोबारा से मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और सभी सोल्जर्स वहाँ पर जाने लगते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स किंगडम पर हमला कर चुके हैं और सभी सोल्जर्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अर्ल भी यहाँ पर आ जाता है और एडवेंचरर्स अर्ल को बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा वायलेंट है तो संभल कर रहे। और लीमा कहती है कि ये मॉन्स्टर्स के जो हमले हैं ये कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और अर्ल भी नोटिस करता है कि इनकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है और हेलेन अपने ओरबोरस की ताकत का यूज करती है और एक बहुत बड़े ड्रैगन को बहुत आसानी से हरा देती है। हेलेन भाई तुम कब से इतनी स्ट्रांग हो गई? रूरी भी एक मॉन्स्टर को हरा देती है और अर्ल भी अपने फार्मिंग टूल का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और सभी लोग एक साथ मिलकर सभी को हराने लगते हैं। और तभी दूर से इन्हें एक आर्मी दिखाई देती है जो कि इन्हीं की तरफ आ रही होती है और इनके हाथ में दूसरी कंट्री का फ्लैग होता है। उन्हीं में से एक बंदा कहता है, एंटिसबर्ग की किंग के नाम पर मैं तुम्हें कमांड्स देता हूँ, सभी मॉन्स्टर्स यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इस सेक्रेड स्वॉर्ड लेविटिंग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। और ये सभी मॉन्स्टर्स पीछे हटने लगते हैं। हमने मैगस को बचा लिया। और अर्ल सोच में पड़ जाता है कि एक ऐसी सेक्रेड स्वॉर्ड जो कि मॉन्स्टर्स को रिपेल कर सकती है। हाँ, अब इसके बाद रात हो जाती है और अर्ल अपने घर पर होता है। तभी फॉल्स यहाँ पर आ जाती है और अर्ल से कहने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। अर्ल पर अर्ल को समझ में नहीं आता कि गुड बाय से इसका क्या मतलब है, भाई कहाँ जा रही है ये, गुड बाय से तुम्हारा क्या मतलब है। और फॉल इसे बताती है कि इसने डिसाइड कर लिया है कि ये मैगिस छोड़कर जा रही है, तो तुम वापस कब आओगी? कभी नहीं, इसलिए ये हमारा लास्ट गुड बाय है। तभी फॉल की मेड यहाँ पर आ जाती है जो कि इसे लेने यहाँ पर आई है। ठीक है अर्ल, अपना ख्याल रखना। अर्ल इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये रुकती नहीं है और जाने से पहले अर्ल से कहती है कि हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया है, और गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। भाई ये हो क्या रहा है? अब सुबह हो जाती है और अर्ल बताता है कि सीक्रेट सोर्ड की वजह से मॉन्स्टर्स वापस से इस किंगडम में कभी नहीं दिखे और ट्रेडिंग वगैरह नॉर्मल हो जाती है, प्राइसेस भी लो हो चुके हैं पर फॉल वापस नहीं आई है। और इसके बाद हम उसी चोर बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ आया है। इसकी मॉम अर्ल से माफी मांगती है और अर्ल भी ने माफ कर देता है। भैया आपने जो कैबेज मुझे दी थी वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। अच्छा, मुझे खुशी हुई है जानकर कि तुम्हें मेरी सब्जी पसंद आई। और इसकी मॉम बताती है कि ये टाउन में एक टेलर है और इसे अगर कोई भी जरूरत हो तो इसे बता सकता है। और ये बच्चा कहने लगता है कि मेरी मॉम को बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े बनाने आते हैं, क्या मुझे कुछ वेजिटेबल्स मिल सकती हैं? ठीक है आप पोटैटो लेकर जा सकती हैं। और अर्ल से पोटैटो खरीद कर यहाँ से चले जाते हैं। तभी रिक्स इसके सामने आ जाता है और एक लेटर देता है जो कि इसकी मॉम का था। ये सब कुछ एंटिसबर्ग की सीक्रेट सोर्ड की वजह से हुआ, सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। इसी वजह से गरीब लोग अब खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं। एंटिसबर्ग काफी ज्यादा काइंड कंट्री है कि वो दूसरी कंट्री की मदद करने आए। ये सुनकर रिक्स कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में नहीं पता यार। और इसे न्यूज़पेपर का एक एक्स्ट्रा एडिशन दिखाता है और उसे देखकर अर्ल हैरान हो जाता है। और यहाँ पर रूरी अपनी जॉब को पूरा करके गिल्ड में वापस आ जाती है जहाँ पर
इसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है और हेलेन इसे कहती है कि क्यों ना हम एक साथ खाना खाएं। रूरी भी इसके लिए मान जाती है और तभी हेलेन इसे न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंसेस पॉल की शादी हो रही है और उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि एंटिसबर्ग का प्रिंस है और ये प्रिंस वही है जिसके पास सीक्रेट स्वॉर्ड थी और सभी मॉन्स्टर्स को इनके किंगडम से भगा दिया था। और अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि क्या इसी वजह से प्रिंसेस फॉल को इससे शादी तो नहीं करनी पड़ रही ना। मुझे भी शक है क्योंकि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस की बातों को तो समझ ही नहीं सकते हैं, तो उन सभी मॉन्स्टर्स ने उस प्रिंस की बात कैसे मान ली। तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने प्रिंसेस को यहाँ पर देखा है क्या। नहीं, मैंने उसे 10 दिनों से नहीं देखा है। मुझे लगा ही था और न्यूज़पेपर उठाता है। क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा यार। और उसी लेटर को बाहर निकाल कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लेटर को पढ़ो। और दोनों अर्ल की मॉम का लेटर पढ़ने लगते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि मैंने सुना है कि मॉन्स्टर्स मैगिस के ऊपर बहुत ज्यादा हमला कर रहे हैं, इसी वजह से सामान के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, इसलिए मेरे बेटे अर्ल की हेल्प के लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीजें पता चली हैं। सबसे पहली चीज, जो सीक्रेट स्वॉर्ड है उसके पास कोई भी ताकत नहीं है और वो कोई लेजेंडरी सीक्रेट स्वॉर्ड नहीं है, वो एक आम तलवार है जो कि एक आम ब्लैक स्मिथ ने बनाई है। भाई तुम्हारी मॉम को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? एल और अर्ल बताता है कि अर्ल की मॉम शैडो पपेट्स की फॉर्मर कमांडर रह चुकी है, इसलिए उनके लिए ये जानकारी निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि अर्ल की मॉम शैडो पपेट्स की कमांडर थी। भाई क्या ये शैडो पपेट्स क्या होता है भाई? और ये दोनों अर्ल को बताते हैं कि शैडो पपेट्स वो इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी सीक्रेट को बहुत आसानी से निकाल लेती है। यार ये मेरी मॉम कैसी सी है, मिस्ट्री से भरी हुई है। हेलेन आगे पढ़ती है लेटर को और इसमें लिखा होता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स का ग्रुप अकेला एक डीमन समन कर रहा है जिसकी गर्लफ्रेंड को हॉस्टेज बना लिया गया है और वो डीमन ना चाहते हुए भी ये काम करे जा रहा है। ये सुनकर रूडी कहती है कि क्या एंटिसबर्ग उस डीमन का यूज तो नहीं कर रहा मैगिस पर हमला करने के लिए। हाँ, एंटिसबर्ग ने एक कंडीशन रखी थी कि एक ही कंडीशन पर वो मैगिस को बचाएंगे कि प्रिंसेस फॉल उस प्रिंस से शादी कर लेगी। यार मुझे फॉल को बताना होगा और ये दोनों भी एल का साथ देने के लिए मान जाते हैं। पर अब सवाल ये है कि ये एंटिसबर्ग में जाएंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। अरे इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया गाइड है और वो गाइड कोई और नहीं बल्कि रीक्स होता है। इसके बाद हम एंटिसबर्ग में देखते हैं जहाँ पर उस प्रिंस का नाम नेडुलस होता है और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के किंग यहाँ पर बैठे होते हैं और प्रिंस नेडुलस से कह रहे होते हैं कि हमारी कंट्री को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और हम चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री को इसी तरह से प्रोटेक्ट करें। और नेडुलस भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है इनकी कंट्री को बचाने के लिए और बाकी सभी किंग कहने लगते हैं कि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कीजिए और हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। और अब सभी के जाने के बाद नेडुलस हंसने लगता है। अरे यार सभी लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं अपनी कंट्री को एक्सपेंड करने के लिए और ज्यादा कंट्रीज पर हमला करो, जाओ गेजल। और हम गेजल नाम के एक बंदे को देखते हैं। ये बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब मैं अपने कॉमरेड्स को नहीं भेजने वाला कि वो लोग जाकर ह्यूमंस पर हमला करें। और नेडुलस इसके एक मुक्का मारता है। तुम मना नहीं कर सकते, मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बंदी को तकलीफ हो। दरअसल नेडुलस के पास गेजल की गर्लफ्रेंड एज अ हॉस्टेज पड़ी हुई है और ना चाहते हुए भी इसको इसकी बात माननी पड़ती है। तभी फाल यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि तुम अपने ही स्लीव पर हमला कैसे कर सकते हो। इन लोगों को सिखाने के लिए मुझे थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। तभी गार्ड यहाँ पर आता है। सर एक इमरजेंसी है, जो कैरेज शादी के लिए आने वाला था वो अभी तक नहीं आया है और अगर हम उस कैरेज को घोड़ा गाड़ी वाले कार के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ तो जल्दी करो, क्वालिटी का ख्याल रखना और जल्दी जाओ। मुझे माफ करना प्रिंसेस, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। क्या तुम इस वाइन को पीना चाहोगी क्या? क्यों ना हम अपनी शादी को सेलिब्रेट करें। पर फाल्स मना कर देती है। क्या तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लग रही? हाँ मैं जानता हूँ ये मैगी से थोड़ी सी अलग है, पर मैं जानता हूँ एक दिन तुम इस जगह को काफी ज्यादा पसंद करोगी। कल हमारी शादी है, मैं इसके लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ प्रिंसेस। और एक गार्ड कबूतर के जरिए एक मैसेज को किसी के पास भेज देता है और अर्ल उसी बच्चे की मॉम के पास आता है जो कि टेलर होती है और यहाँ से काफी अच्छे कपड़े लेता है। और वो मैसेज रिक्स को मिल जाता है जो कि इसके दोस्त ने इसके लिए भेजा है, जिसमें लिखा होता है कि एंटिसबर्ग में जाने के लिए सारी अरेंजमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। तभी अर्ल भी यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों सारी आउटफिट भी तैयार हो चुकी है और रिक्स अर्ल को बताता है कि हम लोग एंटिसबर्ग में एक कैरेज के जरिए जाएंगे और एंटिसबर्ग में घुसने के बाद तुम लोग सबसे पहले हॉस्टेज को रेस्क्यू करना और तुम सभी लोग जब गेट पर पहुंच जाओगे तो गेट कीपर को कह देना ये सारा सामान सेरेमनी के लिए है, वो सभी लोग बिना हेजिटेशन के तुम्हें अंदर जाने देंगे। वो तो ठीक है, पर रिक्स तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करने वाले हो? और रिक्स बताता है कि प्रिंस नेडुलस के प्लान को सामने लाने के लिए मैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ गैदर करूंगा जिससे कि पब्लिक में ये प्रूव हो जाएगा कि जो सीक्रेट स्वॉर्ड है वो नकली है और जो शादी है वो भी कैंसिल हो जाएगी। पर रिक तुम मॉन्स्टर्स को गैदर कैसे करोगे? और रिक्स अपनी टोपी उतारता है। अरे शायद मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया ना। हाँ, मैं पोस्टमैन के साथ साथ शैडो पपेट्स का भी एक मेंबर हूँ और साथ ही में मैं एक राक्षस भी हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये बंदा एक राक्षस है भाई। और रिक्स बताता है कि उसी की तरह बहुत सारे डीमंस हैं जो कि ह्यूमंस के साथ डिस्गाइज करके रहते हैं और जब मैं छोटा हुआ करता था तो अर्ल की मॉम ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और मुझे लगता है कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं ह्यूमंस के साथ रह पा रहा हूँ। और रिक्स बताता है कि जिस डीमन को एंटिसबर्ग धमकी देकर यूज कर रहा है उस डीमन को एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो चुका है और इसी वजह से वो डीमन ह्यूमंस की कंट्री में रह रहा था। अच्छा तो नेडुलस ने उन दोनों के प्यार का यूज किया हाँ, और उसकी गर्लफ्रेंड को हॉस्टेज बना लिया अपने काम को अंजाम देने के लिए। जिस पर रिक्स बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसे ह्यूमंस पसंद है पर ना चाहते हुए भी उसे ह्यूमंस पर हमला करना पड़ रहा है। और जब भी मैं सोचता हूँ कि वो डीमन किस मुसीबत से गुजर रहा होगा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं एंटिसबर्ग में जाने के लिए। इसके बाद हम फाल को देखते हैं। कल शादी है, मुझे लगा था कि मैंने अपना
मन बना लिया, पर नहीं अल। पर नेडुलस इन बातों को सुन लेता है। आखिर ये अल कौन है? मैं बस एक बार अल से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। अब अगली सुबह हम एंटीसबर्ग को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज प्रिंस नेडुलस और प्रिंसेस फाल की शादी है। पर नेडुलस सोच रहा होता है कि जब ये फाल से शादी कर लेगा तो एक राजा बन जाएगा और एक कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेगा। जब तक मेरे पास सीक्रेट स्वॉर्ड है, मैं किस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब फाल्स के पास पहुंच जाता है और फाल भी दुल्हन के कपड़ों में होती है। तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो फाल। सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। मुझे माफ करना, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी शादी की तैयारी करनी होगी, है ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर जल्दी आना। और फाल अपनी मेड से भी कहती है कि तुम भी यहाँ से जा सकती हो, और इसकी मेड भी यहाँ से चली जाती है। और अब फाल शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने पिता के साथ हुई गई बातों को याद करती है, जहाँ पर इसके पिता इसे कहते हैं कि तुम्हें जिस भी लड़के से शादी करनी है तुम कर सकती हो, भले ही वो गरीब हो, अमीर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। काश मेरे घर वाले भी ऐसे ही होते। और फाल इस बात को याद करके दुखी हो जाती है। मैं किसकी प्रिंसेस हूँ, पर प्रिंसेस होने के नाते मुझे अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस होना होगा। और अल को याद करके कहने लगती है, अल क्या मैं सही कर रही हूँ? इसके बाद हम अल को देखते हैं। हेलेन और रूरी पीछे वाले गेट से फाइनली एंटीसबर्ग में घुस जाते हैं और अब घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं, जहाँ पर अल देखता है कि यही वो जगह है जहाँ पर उस डीमन की गर्लफ्रेंड को कैप्चर किया गया है। अरे यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। अरे चिंता मत करो, इन कपड़ों में वो हमें नहीं पहचान पाएंगे। ये मैंने मेगस के टॉप टेलर से बनाया है। और अल यहाँ पर उस चोर बच्चे की माँ की बात कर रहा होता है। हेलेन और रूरी अल से कहने लगते हैं कि भाई हमें ये कपड़े क्यों पहनने पड़ रहे हैं फार्मर के, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अगर हम लोग इन कपड़ों को पहनेंगे तो लोगों को हम पर शक नहीं हो जाएगा। अरे चिंता मत करो यार, हमें कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। अल बताता है कि सबसे पहले ये जाकर गेजल की लवर को रेस्क्यू करेंगे, जो कि रॉयल पैलेस के अंदर बंद हो रखी है, और उसे लेकर ये लोग चर्च में आ जाएंगे, जहाँ पर हम लोग गेजल को भी बुलाएंगे और गेजल की मदद से सभी लोगों को प्रूफ कर देंगे कि सेक्रेड स्वॉर्ड झूठी है और नेडरस के प्लान को सबके सामने झूठा साबित कर देंगे। अल यहाँ से जाने लगता है। क्या कमाल का प्लान है यार अल, तुम कितने ज्यादा नादान हो वैसे। पर अल इसकी बातों को इग्नोर करता है और जाने लगता है। तभी एक गार्ड अल को रोक लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? रूरी और हेलेन घबरा जाते हैं। अरे उनको हम पे शक हो गया। प्लीज हम पर शक मत कीजिए, हम बस ऑर्डिनरी फार्मर्स हैं जो कि यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ बेचने आए हैं। पर भाई तुम इन्हें डिलीवर कहाँ पर करोगे? रॉयल पैलेस में भाई। पर उधर क्यों भाई? ये सारी सब्जियाँ बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश है फ्रेश। पर अर्ल का प्लान फेल हो जाता है और सभी गार्ड्स इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। अर्ल सोचने लग जाता है कि ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, फार्मर तो अच्छे लोग होते हैं ना। बेवकूफ लड़के, तुम्हारा आइडिया बहुत ही बेकार था। अरे यार, इन सारी बातों को छोड़ो, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हम रॉयल पैलेस में घुसकर उस हॉस्टेज को बचा पाएं। और वो हम लोग कैसे करने वाले हैं हेलेन? हेलेन अपने ओरबोरस ड्रैगन की पावर्स को निकाल देती है और अर्ल को फेंक देती है और बोलती है कि इन गार्ड्स को हम हैंडल कर लेंगे, तुम जाकर उस हॉस्टेज को बचाओ। और अर्ल सीधा पैलेस पर पहुंच जाता है। अर्ल, तुम ये कर सकते हो, हमें तुम पर भरोसा है। और अर्ल सीधा गेजल की लवर के पास आ जाता है। क्या तुम गेजल की लवर हो? ओह हाँ, porque तुम गेजल को जानते हो? तभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। अर्ल को गुस्सा आ जाता है और अपने बैग में से कुछ मूलियाँ निकाल कर कहता है कि मैं एक फार्मर हूँ, और उन गार्ड्स पर अटैक कर देता है और उन गार्ड्स के मुंह में सब्जियाँ ठूस देता है और सभी गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। और तुम मेरे साथ चलो, कंट्री गेजल का यूज कर रही है बहुत ही बुरे तरीके से। ठीक है, मैं समझ गई। और इसके साथ जाने लगती है, पर अचानक से रुक जाती है। क्या हो गया भाई तुम्हें, रुक क्यों गई? अरे यार, मेरे पैरों में ये बेड़ियां अटकी पड़ी हैं। और तभी पैलेस में एक्सप्लोजन हो जाता है और अर्ल इसे उठाकर दौड़ने लगता है, पर ये लड़की बेहोश हो चुकी है। सभी गार्ड्स अर्ल का पीछा कर रहे होते हैं, पर जैसे तैसे करके अर्ल यहाँ से बाहर निकल जाता है और हेलेन और रूरी भी गार्ड्स से भाग रही होती हैं। ये सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। हाँ वी रूरी और हेलेन, मैंने इसे बचा लिया, पर ये बेहोश हो चुकी है यार थोड़ी सी। क्या बात है अर्ल, बहुत ही बढ़िया, छा गया तू तो मुंडिया। तभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को दोबारा से दौड़ना पड़ता है। अब इसके बाद ये लोग चर्च के पास आ जाते हैं। वहाँ से बेल के बजने की आवाज आती है। हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो वेडिंग शुरू हो जाएगी। अर्ल परेशान हो जाता है और फाल को याद करने लगता है। तभी ये दोनों कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जाकर प्रिंसेस फाल को बचाओ, हम लोग इन सभी गार्ड्स को रोक लेंगे। अर्ल भी मान जाता है और इनका शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है और ये दोनों गार्ड्स से लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम रिक्स को देखते हैं। लगता है काम शुरू करने का समय हो चुका है। अब इसके बाद चर्च के अंदर किंग फाल से कहता है, बच्ची, अगर तुमने ये शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हारी शादी को कैंसिल कर सकता हूँ, पर प्लीज जबरदस्ती मत करना। नहीं पिताजी, ये मेरा डिसीजन है, मैगिस को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और चर्च के अंदर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और प्रीस्ट फाल से पूछता है, क्या तुम सामने वाले इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हो क्या? हाँ मैं करती हूँ। तो ठीक है, अब दोनों को किस करना होगा। प्रिंस नेडुलस फाल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब से तुम मेरी हो जाओगी। और जैसे जैसे ये प्रिंस फाल के पास आता है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। और अर्ल को याद करने लगती है। जैसे ही अर्ल को याद करती है, तभी चर्च का दरवाजा टूटकर प्रिंस के ऊपर जाकर गिर जाता है और चर्च के अंदर अर्ल की एंट्री हो जाती है। और अर्ल को देखकर फाल रोने लगती है। सॉरी यार, मैं लेट हो गया फाल। पर फाल खुश हो जाती है। तभी नेडुलस बीच में आ जाता है। अच्छा तो तुम हो फाल? हाँ, ये अर्ल बहुत ज्यादा बुरा इंसान है जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने आया है, इसे अरेस्ट कर लो। बुरा पर्सन मैं नहीं, तुम हो नेडुलस, तुम्हारी स्वॉर्ड नकली है। और अर्ल जैसे ही इस बात को बोलता है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का ठास। हाँ, मुझे पता है तुम शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। किंग अर्ल के पास आता है और बोलता है कि वो सेक्रेड स्वॉर्ड नकली नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नेडुलस ने उस स्वॉर्ड का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को भगा दिया था। देखा, यहाँ पर सभी लोग स्वॉर्ड्स की पावर पर बिलीव करते हैं, कोई भी तुम्हारी बकवास को नहीं सुनने वाला। या फिर तुम इसे प्रूव कर सकते हो क्या? हाँ मैं कर सकता हूँ प्रूफ। क्या? तभी अचानक से एक गार्ड यहाँ पर आ जाता है और नेडुलस को बताता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमारी कंट्री पर हमला कर
कर चुके हैं और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रीक्स का होता है। रीक्स एक लूट बचा रहा होता है और चर्च में बैठे सभी लोग घबराने लगते हैं और प्रिंस नेडुरस से कहने लगते हैं कि प्लीज सेक्रेड स्वॉर्ड का यूज कीजिए और सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगा दीजिए। गैजिल, कहाँ हो तुम? मेरी स्वॉर्ड लेकर आओ। पर गैजिल ऐसा नहीं करता है बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है। तभी रीक्स नेडुरस के पास आता है। गैजिल सर जी बिजी हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं और प्रिंस नेडुरस से कहते हैं कि जल्दी से इसका यूज कीजिए और सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगा दीजिए। पर नेडुरस घबरा जाता है और इस तलवार का यूज नहीं करता है। ये तलवार नकली है ना, इसलिए ये काम नहीं करने वाली। अब अर्ल उस तलवार को एक मॉन्स्टर के पास फेंक देता है और ये मॉन्स्टर यहाँ से चले जाने की बजाय इस तलवार के ही 2 टुकड़े कर देता है और सभी लोग देखते हैं कि इस तलवार ने काम नहीं किया है, जिसका मतलब है कि यह स्वॉर्ड नकली है। ये क्या? इस तलवार ने तो काम नहीं किया। तो वो मॉन्स्टर्स पहले रिपेल कैसे हो रहे थे? तभी गैजिल उस विसल को बचाता है और बोलता है कि मैं समझाता हूँ कि वो मॉन्स्टर्स पहले रिपेल कैसे हो रहे थे। जैसे ही इस विसल को बचाता है, यहाँ पर मौजूद वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और सभी को बताने लगता है कि प्रिंस ने मुझे थ्रेटन किया था ताकि मैं सारी कंट्रीज पर मॉन्स्टर्स से हमला कर दूं। जैसे ही नेडुरस अपनी तलवार को ऊपर करता था, ये मेरे लिए एक सिग्नल का काम करता था जिससे कि मैं मॉन्स्टर्स को रिट्रीट करने का हुक्म दे देता था। वो सभी मॉन्स्टर्स इस मॉन्स्टर विसल से कंट्रोल हो पा रहे थे और इसे बस एक मॉन्स्टर ही बचा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो सेक्रेड स्वॉर्ड बिल्कुल छोटी है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे प्रिंस नेडुरस? हाँ। और नेडुरस हंसने लगता है। तुम पागल हो, तुमने मेरी ट्रिक को नहीं समझा। किंग गैलेंग, तुम्हारी कंट्री में किस तो अभी तक खत्म भी हो चुकी होगी क्योंकि कल रात मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स की आर्मी वहाँ पर भेज दी थी। बिना प्रिंसेस और बिना किंग के वो कंट्री अब तक खत्म हो चुकी होगी। तभी गैजिल कहता है कि आखिरकार तुमने ये किया कैसे? मैंने तो कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए थे उन मॉन्स्टर्स को हमला करने के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे किसी विसल की जरूरत नहीं है। मैंने मॉन्स्टर्स की मरी हुई डेड बॉडीज का यूज किया ताकि उन्हें अट्रैक्ट कर सकूं। मुझे तुम्हारी सीडी की कोई भी जरूरत नहीं है। और नेडुरस बताता है कि इसका प्लान ये था कि जैसे ही सभी मॉन्स्टर्स मैगिस को तबाह कर देंगे, ये मैगिस पर कब्जा कर लेगा। अभी भी तुम अगर वहाँ पर जाओगे तो काफी ज्यादा लेट हो चुका होगा किंग। अब मैगिस तबाह हो चुका होगा। तभी हेलेन और रूरी यहाँ पर आ जाते हैं। मैगिस को कुछ नहीं हुआ है। जब मैगिस पर हमला हुआ था तो सभी सोल्जर्स और गिल्ड के एडवेंचरर्स उनके पास आए थे ताकि उनसे ट्रेनिंग ले सके। उन्होंने कहा था कि वो लोग हमारी कंट्री को खुद डिफेंड करना चाहते हैं। वो सभी एडवेंचरर्स किसी चट्टान की तरह हमारी कंट्री की रक्षा कर रहे हैं। और मैगिस में ऐसा ही हो रहा होता है। वो सभी एडवेंचरर्स और सभी सोल्जर्स मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। ये जानकर किंग रोने लगता है कि इसकी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा लॉयल लोग रहते हैं। अब अर्ल पाल के पास आता है। पहल, अब तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। तभी एंटिसबर्ग के गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। इन सभी लोगों को पकड़ लो। पर इसका ऑपोजिट हो जाता है। ये सभी गार्ड्स मिलकर नेडुरस को घेरने लगते हैं और हेलेन बताती है कि इसने सभी गार्ड्स को नेडुरस की सच्चाई बता दी है और अब ये लोग इनकी साइड हो चुके हैं। अब नेडुरस को गुस्सा आ जाता है और एक डैगर निकालकर किंग को मारने ही वाला होता है कि तभी अर्ल एक मूली को बीच में फेंक देता है और इस पर एक पंच मारते हुए कहता है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था। और सभी गार्ड्स नेडुरस को लेकर चले जाते हैं और यहीं पर फाल अर्ल को गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर ये देखकर रूरी की जल जाती है। साले झूठे, तूने कहा था ये तेरी दोस्त है बस, बचपन के चड्डी बड्डी हो, और अब इस लड़की को तुझसे प्यार हो गया। यार मैं क्या बोलूं, अब फाल वही दूर हो जाए यार, मेरा ब्रेकअप करवाएगी तू। तुम चुप हो जाओ। और रूरी को और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। साले बेवकूफ, मैं तेरे बारे में गलत थी, तू भी बाकी लड़कों की तरह प्ले बॉय है। तभी किंग एल के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि मेरे और प्रिंसेस के बीच में कुछ भी नहीं है सर, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान 2 बार बचाई और मैं तुम्हें जवाई राजा के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तुमने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली है। ये सुनकर फाल खुश हो जाती है। भाई नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करने वाला। अब किंग बाहर जाने लगता है और रीक्स इन्हें एक लेटर देता है और बोलता है कि एक लेटर है जो कि एक अननोन पर्सन ने नेडुरस को भेजा था और नेडुरस के प्लान के बारे में इसमें सब कुछ लिखा होता है। और अब किंग भी समझ जाता है कि रीक्स एक पपेट ऑफ शैडोज है और रीक्स बताता है कि नेडुरस के प्लान के पीछे एक और बंदा है जो कि इसे मैनिपुलेट कर रहा था और इसे लगता है कि वो पर्सन और भी बहुत कुछ करने वाला है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना होगा, इसलिए प्लीज किंग प्लीज केयरफुल रहना। ठीक है, मैं समझ गया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। नेडुरस को जेल हो जाती है और अर्ल मैगिस की गिल्ड में वापस आ जाता है जहाँ पर सभी एडवेंचरर्स अर्ल की तारीफ करते हैं प्रिंसेस को बचाने के लिए। तभी प्रिंसेस फाल यहाँ पर आ जाती है और गिल्ड को प्राइज देती है मैगिस को बचाने के लिए और प्रिंसेस फाल फीलिया बनकर आ जाती है और रूरी को चैलेंज देती है। सिर्फ प्रिंसेस ही नहीं है जो कि तुम्हारी राइवल होने वाली है, बल्कि मैं भी तुम्हारी राइवल होने वाली हूँ। ये अर्ल का बच्चा सिर्फ मेरा है, समझी ना, मेरी सौतन। और इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है कि आखिर अर्ल को अपना पति कौन बनाएगा। मैं तो चला भाई खेती बाड़ी करने, तुम लड़ते रहो आपस में, दोनों पागल हैं। अब फाल अपने टमाटरों को देखने लगता है जो कि इसने उसी फर्टिलाइजर का यूज करके ग्रो किए हैं। तभी फीलिया और रूरी बहुत गुस्से में यहाँ पर आ जाती हैं। ये देखकर अर्ल भी डर जाता है और अर्ल से कहने लगती है कि प्लीज हमें क्लियरली बता दो कि आखिर तुम किसे पसंद करते हो। फीलिया कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए नेबरिंग कंट्री में आए थे। हाँ वैसे सही कह रही हो तुम। अरे ओ अर्ल के बच्चे चुप रहे, सही कह रही हो, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। हाँ ये भी सच है, बात तो दोनों ही सच कर रही हो। और अर्ल इन दोनों को इग्नोर करके वापस से अपनी खेती बाड़ी में लग जाता है। यार इसकी सब्जियां हमसे ज्यादा जरूरी है क्या? क्या आदमी है ये, शादी भी सब्जियों से ही कर लियो। एल सच सच बताओ, क्या कोई और लड़की है क्या जिसे तुम पसंद करते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। हाँ यार दरअसल है एक लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ। सॉरी लेडीज, मुझे जाना होगा, मैं वेजिटेबल्स बेचने जा रहा हूँ। ये सुनकर ये दोनों तो पागल ही हो जाती हैं कि एल किसी और को पसंद करता है। इसके बाद एल एक लड़की की फोटो के
सामने खड़ा हो जाता है और कुछ सब्जियों को रख देता है और उस लड़की का नाम इरूबी होता है। अब ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम अर्ल का पास्ट देखते हैं, यानी कि अब से 15 साल पहले की कहानी, जहाँ पर हम अर्ल के डैड को देखते हैं और आलू कलेक्ट कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा थक जाते हैं, पर जैसे ही अर्ल को देखते हैं तो देखते हैं कि अर्ल ने पहले ही बहुत सारे वेजिटेबल्स को कलेक्ट कर लिया है, जिसे देखकर ये हैरान रह जाते हैं और अर्ल से पूछते हैं कि तुमने ये सब अकेले कैसे कर दिया भाई? पिताजी, इन सभी को निकालने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तभी एल की मॉम यहाँ पर आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सारा काम अर्ल को दे दिया क्या? अरे नहीं भाग्यवान, अरे पीट क्यों रही हो? अरे मुक्का नहीं। पर इसकी मॉम इसे बहुत बुरी तरह से मारती है। अब अगले सीन में अर्ल कुछ पोटैटोस को कुछ लोगों के पास लेकर आता है और बोलता है कि ये सारे पोटैटोस आपके लिए हैं, ये सब मैंने ही ग्रो किए हैं। और ये सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। तभी अर्ल को पीछे से एक आवाज आती है, जहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटी सी बच्ची को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस बच्ची के कपड़ों में से कुछ वेजिटेबल्स बाहर आ जाती हैं। अरे ये लड़की कौन है? लगता है ये कोई चोर है। और ये बच्ची चोरी क्यों कर रही है? जिस पर ये आंटी बताती है कि लगता है इसे भूख लग रही होगी और हो सकता है कि इस बच्ची के पेरेंट्स ने इसे अबेंडन कर दिया हो या फिर मर गए होंगे। तो इसका मतलब है ये अकेले रहती है क्या? हाँ शायद। लगता है ये माउंटेन्स पर रहती है। पर अगर ये माउंटेन्स पर रहती है तो ये लोग इसे पकड़ क्यों रहे हैं? लगता है उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। उन लोगों को इस लड़की को स्लेव ट्रेडर्स के पास बेचना होगा, क्योंकि अगर इसे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया तो ये और भी ज्यादा बुरी चीजें करने वाली है। ये सुनकर अर्ल हैरान हो जाता है और तभी ये बच्ची, जिसका नाम इल्विया है, उन लोगों से छूटकर भाग जाती है और अर्ल के पोटैटो वाली बास्केट को उठा लेती है और यहाँ से भागने लगती है। और अब ये सभी लोग इसका पीछा करने लगते हैं इसे पकड़ने के लिए और इल्विया उन कच्चे आलूओं को खाने लगती है माउंटेन के पास बैठकर। तभी अर्ल इसके पास कुछ खाना लेकर आता है, लेकिन इल्विया डरकर यहाँ से भाग जाती है। अर्ल इसे रोकता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वो पोटैटोस वापस नहीं लेने आया हूँ, बल्कि जो कच्चे पोटैटोस जो तुम खा रही हो वो बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें छीलकर तुम्हारे लिए सूप बनाया है। पर इल्विया डरकर पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अर्ल इस सूप को नीचे जमीन पर रख देता है और बोलता है कि ये मेरी मॉम ने बनाया है, इसे खाकर देखना, तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और ऐसा बोलने के बाद अर्ल यहाँ से चला जाता है और अब इल्विया काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। अर्ल अगले दिन दोबारा आ जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए पोटैटो ऑमलेट लेकर आया हूँ, जिसके बाद उसे जमीन पर रखकर यहाँ से चला जाता है। इल्विया नीचे आती है और उस ऑमलेट को खाने लगती है। अगले दिन ये सैंडविच लेकर आता है। अब इल्विया भी इसके पास आकर बैठ जाती है और खाने लगती है। क्या ये स्वादिष्ट है? जी हाँ भैया, ये स्वादिष्ट है। ये टमाटर तो और भी ज्यादा टेस्टी है। ये टमाटर मैंने उगाए हैं। सच में आपने उगाए हैं? हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था जो फार्मर्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है, ये जानने के बाद कि जो लोग भी उनकी सब्जियों को खाएंगे वो इसे खाकर खुश हो जाएंगे। ये बच्ची अपना नाम बताती है कि मेरा नाम इल्विया है। दोनों अपना नाम बताते हैं। तभी अचानक से अर्ल के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है और इल्विया अपने सैंडविच को अर्ल को ऑफर करती है। अरे कोई बात नहीं, तुम खाओ यार। अगर तुम्हें भूख लगी है तो आप खुश नहीं रह पाओगे। थैंक्स इल्विया। और उस सैंडविच को लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं और इल्विया को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत हो चुका, हम तुम्हें स्लेव ट्रेडर्स को बेच देंगे। अर्ल इन्हें मना करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, इसने सब्जियां चुराना बंद कर दिया है। उससे क्या होता है? इसने हमारा काफी ज्यादा नुकसान करवा दिया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अर्ल नीचे जमीन पर बैठ जाता है और इनसे भीख मांगता है कि प्लीज इस लड़की ने जितने भी पैसे चुराए हैं मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, जितनी भी सब्जियां आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, प्लीज इसे अकेला छोड़ दीजिए। पर ये लोग अभी भी इसकी बात को नहीं मानते हैं और अर्ल को सामने से हटने के लिए कहते हैं। तभी अर्ल के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। आखिर ये यहाँ पर क्या चल रहा है? पर ये लोग अर्ल के डैड को सारी बात बता देते हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ, और ये दोनों नमूने कहने लगते हैं कि अगर हम इस लड़की को बेच भी देते हैं तो भी हमारे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ये सुनकर अर्ल के डैड उस चावल की बोरी को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे ले जा सकते हो, इससे तुम्हारा लॉस पूरा हो जाएगा। ये लोग भी लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इस चावल को रख लेंगे और इस लड़की को छोड़ देंगे। और ये लोग इस चावल की बोरी को लेकर चले जाते हैं। पिताजी, हमने उनको सारे चावल दे दिए, क्या ये सही रहेगा? हाँ, ज्यादा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, बस तुम्हारी माँ मुझे मार देगी बच्चे। उसके बाद तुम कोई दूसरा बाप ढूंढ लेना, पर तुम चिंता मत करो, मैं कैसे ना कैसे करके कब्रिस्तान में मैनेज कर लूंगा। और इल्विया वही पोटैटो की बकेट एल को दे देती है और एल के डैड उन पोटैटोस को देखते हैं। हाँ ठीक है, हम इनसे काम चला सकते हैं थोड़े दिनों तक तो। और एल उस बास्केट को इल्विया को दिखाता है और बोलता है कि आज हम इन पोटैटोस का सूप बनाने वाले हैं, हम ऐसा हर दिन करने वाले हैं, तो क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगी क्या? अब से तुम हमारे घर पर रहकर हमारी हेल्प कर सकती हो। ये सुनकर इल्विया खुश हो जाती है। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। एल भी चला जाता है और इनके पीछे पीछे इल्विया भी आ जाती है। अब 2 साल बीत जाते हैं जहाँ पर अर्ल फील्ड में काम कर रहा होता है। तभी इल्विया इसके पास आती है और बोलती है कि मैंने अपना काम कर लिया भैया, और अब इसे बड़ा भाई कहकर पुकारती है। तभी एल के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। यार एल कितना ज्यादा काम करता है। बड़े भैया आप बेवकूफ हो, आप बहुत ज्यादा काम करते हो। अरे यार, तुम विलेज में जाकर बच्चों के साथ खेलती क्यों नहीं? हाँ, तुम हमेशा मेरे साथ क्यों चिपके रहती हो? पर मुझे आपके साथ रहने में अच्छा लगता है भैया। और तभी टेस्टा के चिल्लाने की आवाज आती है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खियां पड़ रखी होती हैं। तभी अर्ल की मॉम यहाँ पर आ जाती है और उन सभी को लात मार कर भगा देती है। टेस्टा इसकी मॉम का फैन हो जाता है। अब तो हमेशा की तरह कितनी सुंदर है और कितनी ताकतवर भी। साले मेरी पत्नी छेड़ रहा है मेरी आंखों के सामने ही। अरे नहीं सर जी, अरे अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। और अर्ल की मॉम इसके डैड से कहती है कि जरा चुप हो जाओ। और अर्ल की मॉम अर्ल से कहती है कि हम कुछ समय के लिए रॉयल कैपिटल के अंदर जा रहे हैं ताकि हम लोग एक नया घर ढूंढ सकें। अब हमारी फैमिली में 4 लोग हो चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा घर लेना पड़ेगा। हम थोड़े समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तब तक तुम फील्ड और घर का ख्याल रखना बच्चों, ठीक है ना? और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब एल टेस्टा से पूछता है कि इसके पीछे बीज कैसे पड़ गई थी, तो टेस्टा अर्ल को एक मैप दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर गया था। इस पर एल को
बताता है कि इस जगह के ऊपर काफी अच्छा ट्रेजर मिल सकता है और ये विलेज के पीछे वाले फॉरेस्ट में है। पर लोग कहते हैं कि ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहिए। पर अगर हम किसी तरह से अंदर चले जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया खजाना मिल सकता है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या? चिंता मत करो, हम लोग रात होने से पहले ही आ जाएंगे। अर्ल कंफ्यूज हो जाता है तो टेस्टा इसे लालच देता है कि तुम खजाने में से इल्विया के लिए ज्वेलरीज भी लेकर आ सकते हो। ये सुनकर ये दोनों मान जाते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग फॉरेस्ट में जाएंगे। भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर एलिस बोलता है कि हम लोग काफी डेंजरस जगह पर जा रहे हैं, इसलिए तुम घर पर ही रुकना। पर बड़े भैया मुझे आपके साथ रहना है। एलिस की बात को नहीं मानता और कहता है कि हम लोग रात होने से पहले वापस आ जाएंगे, अपना ख्याल रखना। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं और एल टेस्टा से कहता है कि इल्विया हमेशा मेरे साथ ही रहती है, वो विलेज में जाकर बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? अरे यार उसकी कोई भी दोस्त नहीं बन सकते। इल्विया ने मुझे ये बताने के लिए मना किया है, पर जब भी इल्विया अकेले विलेज में होती है तो लोग इसे काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। क्या? पर इल्विया ने मुझे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया? और अब इसे रियलाइज होने लगता है कि क्या इसकी वजह से ही उसके पेरेंट्स नया घर खरीदने के लिए जा रहे हैं क्या, ताकि यहाँ के लोग इल्विया को परेशान ना कर पाएं। और ये सुनकर अल उदास हो जाता है कि सभी को इसके बारे में मालूम है सिवाय इसके। यार मैं भी उसका कुछ नहीं कर पाया, छोड़ो ना ये सारी बातें, जल्दी से खजाने को ढूंढते हैं, हमें वापस भी तो जाना है। हाँ ठीक है। इसके बाद ये लोग मैप की लोकेशन में आ जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ पत्थर गिर रहे होते हैं। तभी अचानक से टेस्टा का पैर एक बटन पर दब जाता है और सामने का गेट खुलने लगता है, जमीन टूट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं वे देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने एक अजीब सी बिल्डिंग होती है। टेस्टा अल को बुलाता है, अरे ये देखो इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। ये लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं पर इसे पढ़ नहीं पाते क्योंकि ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है। और जैसे ही टेस्टा इस पर हाथ लगाता है तो ये चीज ग्लो करने लगती है और काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। तभी अचानक से अर्ल की आंख किसी दूसरी जगह पर खुलती है। अर्ल एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसे एक ड्रैगन की आंख दिखती है और ये ड्रैगन अर्ल पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ विलेज के अंदर एक वोल्केनो फट जाता है और इसकी राख आकर जंगल और हर जगह पर गिरने लगता है। और काफी समय के बाद अर्ल की आंख खुलती है। इल्विया इसके सामने ही बैठी होती है। अर्ल खड़ा होने की कोशिश करता है पर इसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तभी अचानक से टेस्टा यहाँ पर आ जाता है। मेरे साथ आओ। ये हम कहाँ गए टेस्टा? हम तो जंगल में थे ना। टेस्टा अर्ल को बाहर लेकर आता है और बताता है कि हम लोग विलेज में वापस आ चुके हैं। जब तुम बेहोश हो गए थे तो एक वोल्केनो फट गया था जिसकी वजह से हर जगह पर राख फैल चुकी है, घर के ऊपर और सारी फील्ड के ऊपर। और इसी वजह से सभी लोग विलेज को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता। तभी कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और कहने लगते हैं कि ब्रिज टूट चुका है और अब हम लोग रॉयल विलेज या फिर किसी भी विलेज में नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद एक बंदा टेस्टा को बताता है कि हमें तुम्हारे माता पिता मिल चुके हैं। और टेस्टा उन लोगों के साथ चला जाता है अपने माता पिता के साथ मिलने के लिए। और अल देखता है कि कुछ लोग मेयर से कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि खाने के लिए बहुत कम खाना दिया जा रहा है। हमने ट्राई किया खाना कलेक्ट करने के लिए पर हमें सिर्फ इतना ही मिल पाया, हमें माफ कर देना। जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हमें इसी से काम चलाना होगा। और अल को याद आता है कि इसके पास तो एक खेत भी है। एक सेकंड, मेरा खेत? जिसके बाद अल अपनी फील्ड पर आ जाता है पर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तभी अचानक से अल को दर्द होना शुरू हो जाता है। भैया आपको रेस्ट करना चाहिए। अल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। तुम्हें भूख लग रही होगी है ना छोटी बहन, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। पर इल्विया इसे गले लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मेरे लिए खाने से ज्यादा जरूरी हैं, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। अब रात में इल्विया मेयर के पास आती है और इससे खाना चुराने के बारे में सोचती है। पर तभी इसे याद आता है कि अर्ल ने इसके लिए कितना कुछ किया था ताकि ये चोरी न करे, इसलिए डिसाइड करती है कि ये चोरी नहीं करेगी और खाली हाथ वहाँ से वापस आ जाती है। अब सुबह उठकर इल्विया खाना लेकर आती है और अपने खाने को भी अर्ल के खाने के अंदर डाल देती है। और अर्ल बिस्तर पर पड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। ये तो पहले से ज्यादा खाना लग रहा है, ये चल क्या रहा है? और इल्विया अर्ल से झूठ कह देती है कि रॉयल कैपिटल में से फूड सप्लाईज आ चुकी हैं, इसलिए हमें काफी ज्यादा खाना मिल रहा है। मामा और डैडी भी जल्दी आने वाले हैं, इसलिए बहुत सारा खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए भैया। ये तो काफी अच्छी बात है। क्या तुमने खाना खाया इल्विया? जी हाँ मैंने खा लिया और वो भी पेट भरकर। पर ये झूठ होता है और अर्ल से कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती वो सारी वेजिटेबल्स खाने के लिए जो कि आप दोबारा से ग्रो करेंगे। मैं उनका इंतजार करूंगी भैया। ठीक है मैना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेजिटेबल्स ग्रो करूंगा। और इल्विया काफी समय तक अपना खाना एल को देती जा रही थी जिसकी वजह से इल्विया बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और अपना दम तोड़ देती है और मरते मरते कहती है भैया मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और इल्विया मर जाती है। अल को होश आता है। इल्विया कहाँ हो तुम? तभी टेस्टा यहाँ पर आ जाता है। इल्विया को कुछ हो गया। और ये सुनकर अल हैरान हो जाता है ये जानने के बाद कि इल्विया मर चुकी है। अल टूट जाता है। जब मुझे इल्विया मिली अब तक काफी देर हो चुकी थी। इल्विया भूख की वजह से मर गई। भूख के कारण? ये कैसे हो सकता है? रॉयल कैपिटल में से फूड डिलीवरीज आई थी ना। अरे ये किस बारे में बात कर रहे हो तुम? कोई हेल्प नहीं आई थी, बल्कि हम तो रॉयल कैपिटल से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया। ये सुनकर अल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसे पता चल जाता है कि इल्विया अपने हिस्से का अब तक इसे खाना खिलाती आ रही थी और खुद भूख की वजह से इसकी मौत हो गई। और अल रोने लगता है। इसके बाद हम इल्विया की ग्रेव को देखते हैं जहाँ पर एल के पेरेंट्स भी पहुंच चुके थे। ये सब मेरी गलती थी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और अल अपने मन में कहता है इल्विया अगर आज तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाता। और गाइस इसी वजह से अल एक फार्मर बना था और उसी रात एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर एल के खेतों में आ जाता है इसकी फसल को तबाह करने के लिए, लेकिन एल उसे बहुत आसानी से हरा देता है। इसके बाद एल जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में इसे एक लड़की मिलती है जो कि बेहोश पड़ी होती है। एल इसे उठाकर घर पर लेकर आ जाता है और जब इसे होश आता है तो एल से कहती है कि क्या तुम मुझे किडनैप कर लेकर आए हो क्या? शक्ल से तो किडनैपर नहीं लगते। अरे नहीं नहीं, तुम बेहोश पड़ी थी। पर ये तो और भी बुरा है, जब मैं बेहोश थी तब तुमने मुझे किडनैप कर लिया और मेरा फायदा
फायदा भी उठाया है ना? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लड़की कहने लगती है कि इसे गिल्ड को ज्वाइन करना है ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। ओह अच्छा, ऐसी बात है। हाँ ठीक है, मैं भी गिल्ड का मेंबर हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूंगा। अब अगले दिन ये दोनों गिल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रूरी इसके घर पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही गेट को खोलती है तो अपने सामने उसी लड़की को देखती है और हैरान होकर यहाँ से भाग जाती है रोते हुए। अब इसके बाद अल इसे गिल्ड में लेकर आ जाता है जहाँ पर लीनिया अपनी क्वेस्ट को इश्यू करवा सके। और लीनिया हेलेन को बताती है कि इसके टाउन में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, सभी लोग अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, इसलिए चाहती है कि कोई एडवेंचरर वहाँ पर आकर इसे इन्वेस्टिगेट करे। तुम डिटेल्स में नहीं बता रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई एडवेंचरर इस क्वेस्ट को लेगा। और लीनिया अल से कहती है कि तुम भी तो एक एडवेंचरर हो ना। मैं तो एक एवरेज हूँ भाई, और वैसे भी मैं एक फार्मर हूँ, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी क्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हाँ यार, लीनिया अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आई है और रास्ते में ये बेहोश भी हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आई है और मुझे लगता है कि लीनिया सच कह रही है, इसलिए मैं जाकर इसकी मदद करना चाहता हूँ। तो हेलेन कहती है कि ठीक है, इस क्वेस्ट को मैं तुम्हें देती हूँ। जिसके बाद हेलेन लीनिया से पूछती है कि तुम्हारे टाउन का नाम क्या है। जी हाँ, मेरे टाउन का नाम गेल टाउन है। और जैसे ही अर्ल इसके बारे में सुनता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गर्ल टाउन, ये तो वही टाउन है ना जहाँ पर अस्परा नाम की एक वेजिटेबल बहुत ज्यादा फेमस है, और उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। जिसके बाद अर्ल इससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं गर्ल टाउन के किसी मेंबर से मिला हूँ। और हेलेन लीनिया को समझाती है कि अर्ल थोड़ा सा अजीब है, दिमाग से पैदल है, लेकिन ये तुम्हारी मदद कर पाएगा, तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। इसके बाद अर्ल लीनिया को बहुत अच्छे कपड़े दिला देता है और लीनिया कहती है कि अर्ल, मुझे तुम किसी वुल्फ की तरह लग रहे हो जो कि मुझ पर झपट्टा मारना चाहता है, क्योंकि इसके डैडी से कहते हैं कि कोई भी लड़का किसी लड़की की मदद तभी ही करता है जब उसका कोई गलत इरादा होता है। हाँ, तुम्हारे डैडी सही कह रहे थे, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, पर मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अच्छा लड़का हूँ भाई, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मेरे डैड ने मुझे कहा था कि हरामी लड़के तुमसे कहेंगे कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, पर कभी भी उन पर भरोसा मत करना। क्या बात है, कितने उच्च विचार है तुम्हारे पिताजी के। इसलिए मैं उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगी जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। और लीनिया इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें करीब से देखना चाहती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो भाई गर्ल टाउन में चलते हैं। ये दोनों गर्ल टाउन की तरफ जाने लगते हैं और रूरी पीछे से ये सब कुछ देख लेती है और चिल्लाकर अर्ल से कहती है कि अर्ल, तुम पागल हो क्या, इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो भाई। और ये दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और ड्राइवर बताता है कि गर्ल टाउन किसी भी और टाउन से ट्रेड नहीं करते हैं। तभी अर्ल को लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है और बाहर एक फीमेल औरत इसका पीछा कर रही होती है। ये देख कर ये डर जाता है। अरे चिंता मत कीजिए सर, ये एक ऑर्क है, हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे। पर यहाँ पर एक ऑर्क नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है जो कि इनका पीछा करने लगता है। अरे भाई, इतने सारे ऑर्क कहाँ से आ गए? अरे यार, लगता है सारे मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा बोलकर ये बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हल को होश आता है और इसे पता चलता है कि ये लिलिया के पैर पर सो रहा था और डर जाता है और दूर हो जाता है और देखता है कि इसके गले में एक पेंडेंट आ चुका है। और लिलिया इसे बताती है कि ये पेंडेंट इसी ने इसे पहनाया है क्योंकि तुम काफी ज्यादा घबरा गए थे। ये पेंडेंट तुम्हें शांत रहने में मदद करता है, तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतर जाती है। वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी है। आपका क्या मतलब है? और बताता है कि जब एल बेहोश हो गया था और ये लोग ऑर्क से बच रहे थे तो एल काफी ज्यादा डर गया था और डर की वजह से कांप रहे थे, लेकिन उस लड़की ने तुम्हें अपने पैरों पर लेटा दिया और तुम्हें शांत करवाया। अर्ल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद दोनों गर्ल टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गेट कीपर्स इसे रोक लेते हैं। पहले लिलिया इन्हें बताती है कि इसका गेस्ट है, इन्हें अंदर जाने दिया जाए। जिसके बाद ये लोग इन्हें अंदर जाने देते हैं और एल नोटिस करता है कि इन गेट कीपर्स ने झाड़ू पकड़े होते हैं। झाड़ू से कौन पीटेगा भाई किसी को। इसके बाद अर्ल एक दुकान पर आ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। सर जी, मैंने सुना है कि इस टाउन में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। अजीब चीज नहीं है सर, यहाँ कुछ नहीं है, तुम खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। अब ये दुकानदार इसे इसका ऑर्डर दे देता है और ये जला हुआ होता है। अरे बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है और तभी एक बंदा सब्जियों के साथ गिर जाता है। अर्ल इसकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर ये बंदा बिना सब्जियों को उठाए ही यहाँ से जाने लगता है और कुछ सब्जियों को कुचल भी देता है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी सब्जियाँ खराब हो रही हैं। ये बंदा पीछे मुड़कर देखता है और अर्ल को बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है। यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। यार कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा ही वियर्ड हैं। अर्ल कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ लोग यहाँ पर आकर अर्ल को सामान समझकर उठाकर ले जाते हैं। भाई, उन लोगों ने मुझे गलती से कार्गो समझ के उठा लिया। इतनी अजीब बात है ये। हाँ, मैं तुम्हें दरअसल यही बताना चाहती थी, यहाँ पर सभी लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। एल, एक काम करो ना, अभी के लिए मेरे घर चलते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर पाओ। जिसके बाद अर्ल को अपनी दुकान पर लेकर आ जाती है और बताती है कि ये पेंडेंट्स बेचते हैं और इन पेंडेंट्स के ऊपर गुड गॉड की ब्लेसिंग लगी हुई है जिससे कि सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। और इसने अर्ल को भी यही पेंडेंट पहनाया है और बोलती है कि शायद इसी पेंडेंट की वजह से हम लोग टाउन के लोगों की तरह पागल नहीं बने हैं अभी तक। क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी है क्या जिससे कि हम टाउन के लोगों को ठीक कर सके? नहीं, इतने पेंडेंट्स नहीं है, हम सभी को इतने नहीं पहना सकते हैं। बाय द वे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? मुझे नहीं मालूम, जब से ये अजीब चीजें टाउन में होनी शुरू हुई हैं तब से मैंने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। और लीनिया कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और अर्ल से कहने लगती है कि मैं सारी इन्वेस्टिगेशन को तुम पर छोड़ती हूँ। अगली सुबह सभी लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा अर्ल को देखकर कहता है, ये अजनबी इंसान कौन है? सर जी, आप कौन हो? मेरा नाम रेम्बल हॉल है और मैं इस गर्ल टाउन का लॉर्ड हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, क्यों ना तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें
डिनर पर इनवाइट करता हूँ। ठीक है। और तभी अचानक से वही लोग आ जाते हैं और अर्ल को सामान समझकर उठाकर ले जाते हैं और जाते जाते रेमुल से कहता है कि मैं आपके घर जरूर आऊंगा आज रात को। मैं आपके होने का इंतजार करूंगा सर। अब लीनिया अर्ल के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा क्या? जो लॉर्ड है वो बिल्कुल समझदार है, वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शहरों से कोई भी हेल्प नहीं मांगी। इसके बाद रात को ये लोग लॉर्ड के मेंशन में आ जाते हैं और चारों तरफ एस्परास की मूर्ति और पिक्चर लगी होती है और डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। तो सर क्या मुझे बता सकते हैं इस टाउन में आखिर चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? और इस टाउन की चिंता करने की अब तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पर आकर अर्ल के ऊपर अपने भालों को तान देते हैं और इसे घेर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम कर दो। जिसके बाद अर्ल सभी गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है और अर्ल जैसे ही लॉर्ड पर हमला करने वाला होता है तभी लीनिया बीच में आ जाती है। लीनिया तुम क्यों आ गई बीच में? लीनिया तुमने काफी अच्छा काम किया, हम अपने प्लान के और करीब पहुँचते जा रहे हैं। कौन सा प्लान? हमारा प्लान है सभी ह्यूमंस पर कब्जा करना। और हमें पता चलता है कि इस लॉर्ड को एक डीमन ने पोजेस कर रखा था। मैं जिसे भी पोजेस करता हूँ उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस लॉर्ड के बच्चे को कंट्रोल कर रखा है। मैं एक समय पर एक ही बंदे को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस क्रिस्टल के अंदर अपनी पावर्स को डाल दिया और इस क्रिस्टल को मेरे टाउन के बीच में गॉडेस की मूर्ति के नीचे डाल दिया, जिससे कि मैं पूरे टाउन के ऊपर कब्जा कर पाया। और अब मेरा अगला टारगेट है रॉयल कैपिटल, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसने अकेले नहीं रोमियो और ओरोबोरस को हरा दिया, और वो इंसान तुम हो। और अगर इस क्रिस्टल को मैं तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ तो तुम्हारी मदद से मैं पूरे ह्यूमंस पर कब्जा कर पाऊंगा। शुरुआत से ही तुम मेरे प्लान का हिस्सा थे। और एल लीनिया से पूछता है कि ये क्या कह रहे हैं भाई, क्या ये सब सच है क्या? नहीं, ये एक कोइंसिडेंस था कि मैं बेहोश हो गई थी और रास्ते में तुमने मुझे रेस्क्यू कर लिया। तुम कितनी बेरहम हो, तुमने अल को फंसा दिया लीनिया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये सब इसीलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को हॉस्टेज बना रखा है। और अब अर्ल डीमन से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें मेरा यूज करना है, मेरा यूज कर सकते हो। मुझे तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद अर्ल को पोजेस करने ही वाला होता है, पर ये देखकर लीनिया रोने लगती है और अर्ल के साथ अपनी मेमोरीज को याद करने लगती है। प्लीज अर्ल यहाँ से भाग जाओ। अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और तभी अर्ल जमीन के ऊपर जोर से एक पत्थर मारता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोशनी भी निकलती है और सारी जगह हिलने लगती है और पता चलता है कि जो गॉडेस की मूर्ति होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अर्ल को पोजेस करने वाला क्रिस्टल भी गायब हो जाता है और सभी सोल्जर्स भी बेहोश हो जाते हैं। ये क्या पत्थर था? ये तो बस एक कम्युनिकेशन डिवाइस था, उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने वाले तो मेरे पार्टनर्स थे। पार्टनर्स? इम्पॉसिबल, लीनिया तुम पर नजर रख रही थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, और तब क्या होता जब लीनिया मेरे पास नहीं थी? तो मैंने ये सब कुछ तभी किया। लीनिया की नजरों से मैं 2 बार भाग चुका हूँ, जब वो मर्चेंट्स मुझे कार्गो समझकर उठाकर ले गए थे और एल को पता चलता है कि वो मर्चेंट्स नहीं थे, दरअसल वो रूरी और हेलेन होते हैं। ये दोनों भी इस गर्ल टाउन के अंदर इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं और जब इसे दूसरी बार उठाया था तो इन दोनों ने एल को बता दिया था इस गॉडेस के स्टैचू की वजह से ही इस टाउन के लोग पोजेस हो रहे हैं। जिसके बाद इनका प्लान ये था कि जैसे ही एल लॉर्ड के मेंशन में चला जाता है और इस लॉर्ड के प्लान के बारे में मालूम पड़ता है, उसी वक्त ये लोग उस गॉडेस के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देंगे और कम्युनिकेशन करने के लिए हेलेन ने एलन को एक पत्थर दिया था और ये पत्थर जब टूट जाता है तो इसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है और एल ने इन्हें लीनिया के द्वारा बनाए गए पेंडेंट्स भी दे दिए थे और रूरी और हेलेन ने लीनिया के पेरेंट्स को भी बचा लिया होता है। तुम्हारा खेल खत्म, समझ गए ना डरावने से? असुर मेरे पास अभी भी एक हॉस्टेज है, अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करते हो तो मैं इस लॉर्ड को मार डालूंगा। सरेंडर कर दो। मुझे पता है कि लॉर्ड को एस्परा बहुत ज्यादा पसंद है। लॉर्ड इसे देखो। इससे क्या हो जाएगा, ये बस एक मामूली इंसान का खाना है। ये कोई मामूली खाना नहीं है और उस एस्परा को लॉर्ड के मुंह में घुसा देता है। लॉर्ड को होश आ जाता है। आखिर एक इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? और अर्ल इसे एक मुक्का मार देता है और डीमन बाहर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद एंड में लीनिया इसका शुक्रिया अदा करती है और लीनिया के पेंडेंट को रख लेता है और लीनिया अर्ल को एक किस देती है और हेलेन और रूरी ये देखकर बुरी तरह से डल जाते हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे मिलने रॉयल कैपिटल के अंदर जरूर आऊंगी और अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी तो मैं तुम्हें उसे चुरा लूंगी, इसीलिए तैयार रहना। क्या ये क्या हुआ भाई, ये हुआ क्या अभी? और यहाँ से जाने लगता है पर तभी हेलेन और रूरी इसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं और अर्ल को देखकर लीनिया अपने मन में कहती है जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर किस करूंगी। इसके बाद हम अर्ल को देखते हैं जो कि कुछ वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट कर रहा होता है। मस्त पक गई है भाई फसल, अब इन्हें बेचने का समय हो चुका है। हेलेन, रूरी और फिलिया ये तीनों मिलकर इसकी हार्वेस्टिंग में हेल्प कर रहे होते हैं और फिलिया हेलेन और रूरी के उसी पेंडेंट को देखती है जो कि लीनिया ने इन्हें दिया था और पूछने लगती है कि ये पेंडेंट इसे कहाँ से मिला और ये बताती है कि अर्ल ने इसे दिया है, इससे बुरी चीजें दूर ही रहती हैं। ये तो गलत बात है ना, मुझे भी तो देना चाहिए था। एक सेकंड, अर्ल के पास भी तो एक पेंडेंट है, क्यों ना मैं अर्ल से उसी का पेंडेंट ले लूं, तो हम तीनों के पास से पेंडेंट हो जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये पेंडेंट लीनिया ने अर्ल को अपनी फीलिंग्स के तौर पर दिया था। ये लीनिया कौन है? इसने एक और लड़की पटा ली यार। अर्ल लौंडियाबाज साला प्लेबॉय, जब भी किसी एडवेंचर पर दूर जाता है अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है, लौंडियाबाज। ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अर्ल के चिल्लाने की आवाज आती है और अर्ल के पास जाते हैं। क्या हुआ अर्ल, किसी डीमन ने हमला कर दिया क्या? यार तुम खुद ही देख लो, ये देखो यहाँ पर डार्क वाइन्स हो गई हैं। इन बेलों को हटाना बहुत मुश्किल है और अगर हमने इन्हें इग्नोर कर दिया तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और वेजिटेबल के सभी न्यूट्रिशंस को खींच लेंगी, मेरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अर्ल गुस्से में कहने लगता है कि मैं इतना केयरलेस कब से हो गया। इसके बाद ये लोग मार्केट में आ जाते हैं और सब्जियां बेचने लगते हैं, जहाँ पर एक लेडी कुछ सब्जियां खरीदने आती है और अर्ल उस लेडी को उन सब्जियों के साथ साथ एस्परास भी दे देता है और जेक भी यहाँ पर आ जाता है और इसे गोभी गाजर खरीदता है। जिसके बाद अर्ल की दुकान के ऊपर किंग आ जाता है। इसने खुद के ऊपर कपड़ा डाल रखा होता है ताकि कोई भी इसे पहचान न सके और किंग को देखकर फिलिया छुप जाती है
है और किंग अर्ल से सब्जियां खरीदने लगते हैं और अर्ल से पूछने लगते हैं कि भाई तुम मेरी फैमिली को कब ज्वाइन करोगे? तुम्हारे लिए इतना बड़ा फार्म लैंड और वाइफ तैयार है तो तुम मेरी बेटी से शादी करके कब मेरी फैमिली को ज्वाइन करने वाले हो? जिस पर अर्ल बताता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी के बारे में मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। तो किंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते हो तो मैं ईस्ट साइड में जो फार्मिंग वाला एरिया है उसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर अर्ल बहक जाता है और हाँ बस करने ही वाला होता है, पर रूरी इसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी फार्म लैंड के बदले किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करते। ये सुनकर फिलिया गुस्सा हो जाती है और रूरी को एक पोटैटो से मारती है, पर रूरी इसके अटैक को डॉज कर जाती है और ये पोटैटो अर्ल को जाकर लग जाता है और नीचे गिर जाता है। अब अर्ल की ड्रीम में एक एंजल आती है जो कि इसका नाम पुकार रही होती है। मैं तुम्हारी हूँ। क्या तुम हो कौन? अभी नहीं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। अर्ल को भी होश आ जाता है। क्या शादी की बात मैं आपसे बाद में कर सकता हूँ प्लीज? ठीक है, मैं दोबारा जरूर आऊंगा। पर अर्ल की सारी वेजिटेबल्स बिक जाती हैं और इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। तुम दोनों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। अब मैं इन पैसों से उन डार्क वाइन्स को मारने की दवाई खरीदूंगा, मैं उन बेलों को हटा दूंगा। और ये दोनों इससे डर कर भाग जाती हैं। इसके बाद हम रीक्स को देखते हैं और अर्ल के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्ल पीछे मुड़ता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। भाई तुम्हें क्या हो गया? यार मेरी फील्ड पर डार्क वाइन्स पैदा हो चुके हैं और अगर मैंने उन्हें नहीं हटाया तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, इसलिए मैं ये दवाई लेकर आया हूँ उन्हें हटाने के लिए। अच्छा ऐसी बात है क्या? हो तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ लोग एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं ताकि इसे बेच सके। अर्ल इनके पास आता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। पेंटकले बीच में दखल मत दे, मैं मार दूंगा तुझे, समझ गया ना? चल अपना काम कर। और ये बंदा अर्ल पर हमला कर देता है, पर अर्ल इसके अटैक को डॉज करके इसे नीचे गिरा देता है। दूसरा बंदा भी इस पर हमला करता है, पर अर्ल इसे भी डॉज करके इसे एक जोरदार लात मारता है और ये बंदा नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर तीसरा बंदा तो डर के मारे भाग ही जाता है और अर्ल इस लड़की के पास आता है। क्या तुम ठीक हो? और अर्ल देखता है कि इस लड़की के सर पर सींग हैं और इसे पता चल जाता है कि एक डीमन चाइल्ड है, जिसका मतलब है कि एक डीमन फैमिली से बिलोंग करती है। डर मत, मेरा नाम रीक्स है। तुम्हारा नाम यूरिया है ना? मैं भी एक डीमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये बच्ची बताती है कि ये डीमन किंग की बेटी है। यूरिया इनसे मदद मांगती है ताकि डीमन को बचा सके और बताती है कि इसकी अटेंडेंट वल्फी ने इससे अचानक से कहा कि ये सेफ नहीं है और उसने एक पोर्टल खोला और यूरिया को यहाँ पर भेज दिया और अब ये वापस जाकर डीमन को बचाना चाहती है। लेकिन रिक्स कहता है कि डीमन की टेरिटरी समुद्र के दूसरे किनारे पर है और बोट से वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। पर एल इस काम को अपने ऊपर ले लेता है और अपना पेस्टिसाइड रिक्स को दे देता है और इसे कहता है कि प्लीज मेरी खेती का ख्याल रखना। और एल बताता है कि इसके पास वहाँ पर पहुँचने का एक तेज तरीका है और यूरिया को उठाकर पानी के ऊपर भागने लगता है। दोनों डीमन टेरिटरी पर पहुँच जाते हैं और यूरिया इसका शुक्रिया अदा करती है कि इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। तभी वल्फी यहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है, पर एल इसके हमले को रोक देता है और यूरिया को भी मारने की कोशिश करता है। एल इसके पीछे जाता है और इसे नॉकआउट कर देता है और ये देखकर यूरिया हैरान हो जाती है कि वल्फी इसे क्यों मार रहा था। वल्फी दोबारा से उठ जाता है और दोबारा से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से एल की मॉम यहाँ पर आ जाती है और इसे नॉकआउट कर देती है और बताती है कि रिक्स ने मुझे सब कुछ बता दिया था और अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। ये सभी लोग मिलकर डीमन कैसल में पहुंच जाते हैं। यूरिया थ्रोन रूम में आ जाती है और अपने फादर को ढूंढने लगती है जहाँ पर इसके पिता जमीन पर पड़े होते हैं और एल एक गार्ड को जिंदा देखता है और एक गार्ड बताता है कि एक लड़की थी और अचानक से यूरिया को चेतावनी देता है और जैसे ही एल की मॉम इसे मारने वाली होती है एल अपनी मॉम को रोक देता है और एल समझ जाता है कि इसकी असली मॉम नहीं है, क्योंकि एल की असली मॉम जब भी इसे मिलती है और इसे गले लगाती है तो बहुत जोर से लगाती है, इतना ज्यादा जोर से कि इसकी हड्डियां तक टूट जाए और एल की मॉम अपने असली रूप में आ जाती है और एल को पता चलता है कि ये ओलिविया है। ओलिविया को जिंदा देखकर एल हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये जिंदा कैसे है, इसने तो इसे मरते हुए देखा था। पर ओलिविया बताती है कि एक इविल गॉड की ताकतों की वजह से जिंदा है और अपनी ताकत का यूज करके यूरिया पर हमला करने लगती है, लेकिन एल इसे रोक देता है और यूरिया को बचा लेता है। एक बहुत बड़ा स्लैश होता है और एक भयंकर धमाका भी हो जाता है और जब धूल हट जाती है तो एल देखता है कि सामने खड़ा पूरा पहाड़ टूट चुका है। ओलिविया हैरान होती है कि एल ने इसके अटैक को कैसे डॉज कर लिया। बड़े भैया बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लगता है इविल गॉड की ताकत अभी भी आपके अंदर सील्ड है। मेरे अंदर इविल गॉड की ताकत? एक सेकंड, क्या आपको नेचर लवर की स्किल नहीं मिली थी? उसी सील की वजह से आपके स्टैट्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए थे भैया। ये सुनकर एल याद करता है कि हाँ, इस सीरीज के स्टार्ट में इसे ऐसी एक स्किल मिली थी और उस स्किल के मिलने के बाद इसके स्टैट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए थे एकदम से ही। जिस स्किल की वजह से आपके स्टैट्स इंप्रूव हुए थे वो इविल गॉड की पावर थी। ये क्या बकवास है? आखिर इविल गॉड मुझे ताकत क्यों देगा? मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ। नहीं भैया, आप उससे मिले हो और अगर आप अब हमारी साइड आ जाओगे तो मैं आपको ठीक से बताऊंगी आखिर आप उससे कब मिले थे। और ऐसा बोलकर ओलिविया इसके पास आ जाती है। बड़े भैया क्यों ना हम पहले की तरह साथ रहें। और ओलिविया इसे कंट्रोल करने वाली होती है, लेकिन तभी यूरी यहाँ पर आ जाती है और अल का नाम लेती है जिसकी वजह से अल वापस से होश में आ जाता है। बीच में मत आओ। और यूरी का गला पकड़ लेती है। अल मेरे बड़े भैया हैं तो बीच में मत पड़ो। अल यूरिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर ओलिविया अपनी ताकतों का यूज करके इसे नीचे गिरा देती है और अल से कहती है कि बड़े भैया अगर आप इविल गॉड की ताकत को एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं इस लड़की की जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। यूरिया पर यूरिया इसे कहने लगती है कि बड़े भैया मेरी चिंता मत कीजिए, प्लीज आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। और इसे मारने ही वाली होती है कि तभी एल इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक से इसका पेंडेंट ग्लो करने लगता है और जब इसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि सारी चीजें रुक चुकी हैं, समय रुक चुका है। ये हो क्या रहा है? पर तभी वही एंजल यहाँ पर आ जाती है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो किसके सपने में आई थी। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे
जिसे लोग गुड गॉड कहते हैं। द गुड गॉड, इविल गॉड की वजह से मैं ब्लॉक हो गई थी, पर तुम्हारे इस पेंडेंट की वजह से मैं वापस से टाइम और स्पेस के बीच में कनेक्ट कर पाई और अपनी ताकतों का यूज करके मैंने समय को रोक दिया। लेकिन मैं ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये तुम पर थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की इविल गॉड की ताकतों को खत्म करके गुड गॉड की पावर्स को इंस्टॉल करना चाहती हूँ। ये सुनकर एल हैरान हो जाता है कि कौन सी ताकत भाई। तभी अचानक से इविल गॉड की ताकत यहाँ पर आकर अच्छी वाली गॉड पर हमला कर देती है, लेकिन एक गुड गॉड इविल गॉड की ताकत को रोक लेती है। इविल गॉड ने मुझे ढूंढ लिया है, इससे पहले कि वो मुझे वापस से ब्लॉक कर दे अपना हाथ आगे बढ़ाओ। एल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक गुड गॉड एल को अपनी ताकतें दे देती है और इविल गॉड की ताकतों को एल के अंदर से हटा देती है और कहती है कि ये ताकत थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इससे तुम अपने ओपोनेंट्स को हरा तो पाओगे और मैं तुम्हारे लिए टाइम को थोड़ा सा पीछे कर दूंगी और तुम उस छोटी लड़की को बचा लेना। ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया एल। अब समय वापस से चलने लगता है और एल देखता है कि इल्विया यूरिया पर हमला कर रही होती है, लेकिन एल जल्दी से जाकर अपनी गुड गॉड की ताकतों का यूज करता है और एल की ताकत की वजह से अचानक से यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और इल्विया भी समझ जाती है कि अच्छी गॉड ने बीच में इंटरवीन किया है और एल ने जो प्लांट्स लेकर आए थे वहाँ पर डार्क वाइन बनने लगती है और ये सभी जाकर इल्विया को पकड़ लेती हैं और यूरिया भी इल्विया के हाथ से छूटकर पौधों के ऊपर जाकर गिर जाती है। इल्विया को गुस्सा आ जाता है और डार्क वाइन्स को तोड़ देती है और अपनी ताकतों का यूज करके एक स्वॉर्ड को समन करती है और एल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एल अपनी गुड गॉड की ताकतों का यूज करता है और सामने वाइन्स की एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इल्विया का अटैक रुक जाता है और इल्विया देखती है कि वो वाइन्स इसके पैरों को पकड़ने लगी हैं, पर तलवार से उन्हें काट देती है। पर इल्विया अपनी ताकतों का यूज करके उन सभी डार्क वाइन्स को तोड़ देती है, पर ये सारी वाइन्स इसका पैर पकड़ लेती हैं और वुल्फी भी यहाँ पर आ जाता है और इल्विया को देख कर कहता है कि तुमने मेरी प्रिंसेस यूरिया को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, अब तुम्हारी बारी, और इल्विया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इल्विया धुएं के अंदर गायब हो जाती है और धुएं से बाहर आकर कहती है तुम्हारे अटैक से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इस पर हमला कर देती है और वुल्फी भी बहुत दूर जाकर गिरता है। यूरिया इसके पास जाने लगती है पर अर्ल इसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इल्विया बहुत तेजी से इसके पास से निकल जाती है और वुल्फी के पास आ जाती है। इल्विया रुक जाओ। एल की बात सुनकर इल्विया रुक जाती है। मुझे अचानक से बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है। ऐसा बोलकर इल्विया हवा में उड़ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। रुको बड़े भैया, जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो अकेले में मिलेंगे, ओनी-चान। और ऐसा बोलकर यहाँ से गायब हो जाती है। वुल्फी गुस्से में आकर एल से पूछता है कि ओलिविया के साथ कैसे रिलेटेड है, पर तभी डीमन किंग यहाँ पर आ जाता है। एल ने सभी को बचाया है, उससे दूर हट जा। एल उसे अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है और एक्सप्लेन करता है कि ओलिविया का इविल गॉड से क्या संबंध है। आखिर वो लड़की थी कौन? और अर्ल डीमन लॉर्ड को इविल गॉड के बारे में बता देता है। डीमन किंग सर, क्या मुझे कुछ बता सकते हैं? मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे पूर्वज और इविल गॉड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था और जिन बुक्स के अंदर हिस्ट्री को लिखा गया था उनसे मुझे पता चल सकता था कि पास्ट में क्या हुआ था, पर वो किताबें भी गुम हो चुकी हैं। पर जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। यूरिया उदास हो जाती है कि एल यहाँ से जा रहा है और जाने से पहले इसे गले से लगा लेती है। ये देखकर वुल्फी को गुस्सा आ जाता है और एल पर इल्जाम लगाता है कि ये यूरिया को अपनी जाल में फंसा रहा है। एल वापस से अपने फार्म में आ जाता है और टेस्टा को अपने खेतों में हेल्प करता हुआ देखता है। एल इसे सब कुछ बता देता है जो भी कुछ इसने किया। टेस्टा भाई, क्या तुम्हें याद है काफी समय पहले हम लोग केव में गए थे? हाँ मुझे याद है। क्यों, क्या हुआ? उस वक्त मैं बेहोश हो गया था। मेरी मेमोरीज उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा धुंधली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पर किसी चीज को देखा था। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो ज्वालामुखी फट गया था, जिसकी वजह से हमारा विलेज खराब हो गया था। हम किसी से नहीं मिले थे एल। पर क्या तुम इविल गॉड के बारे में जानते हो? क्या इविल गॉड? अरे नहीं यार, कुछ नहीं, भूल जाओ इसके बारे में। मुझे ये बताओ टमाटर कैसे हैं? मस्त है मस्त, ये लो चखो इसे। और टमाटर बहुत बढ़िया से हार्वेस्ट हो चुके हैं। टेस्टा भाई चलो मेरे साथ कैपिटल चलो। अरे नहीं एल, दरअसल मुझे फिशिंग करने जाना है, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। और टेस्टा को बाय बोलकर एल यहाँ से चला जाता है और जाते वक्त एल एक शॉर्टकट लेने के बारे में सोचता है और एक ऑर्क इसका पीछा करने लगता है। एल थक चुका होता है और डिसाइड करता है कि ये सीधा इस ऑर्क का सामना करेगा और अपनी पूरी ताकत का यूज करके ऑर्क पर एक पंच मारता है। पर ये ऑर्क दोबारा से खड़ी होकर दोबारा से एल का पीछा करने लगती है, पर तभी कोई इस ऑर्क को मार देता है और हमें पता चलता है कि ये जेक की पार्टी होती है। ये सभी एडवेंचरर्स इस ऑर्क को मार देते हैं। अलूची, तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर नहीं हो गए हो? मतलब तुम इतनी सारी बैटल्स लड़ चुके हो पर अब तुम एक ऑर्क को नहीं हरा पा रहे? ये सुनकर एल सोच में पड़ जाता है कि क्या ये पहले से कमजोर हो चुका है क्या? अब एल गिल्ड में आ जाता है और बताता है कि ये पहले से कमजोर हो चुका है। ये तो अजीब बात है। एल, अपनी स्टैट्स की स्क्रीन दिखाना एक बार। एल अपनी स्टैट्स दिखाता है। मुझे लगा ही था तुम्हारे स्टैट्स कम हो चुके हैं। ये सुनकर एल सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये इस वजह से तो नहीं हुआ क्योंकि इसकी नेचर लवर की स्किल चली गई है और साथ ही में इविल गॉड की ताकत भी चली गई है। पर एल डिसाइड करता है कि हेलेन और रूडी को इसके बारे में नहीं बताएगा। पर तुम चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे स्टैट्स एक एवरेज एडवेंचर से काफी ज्यादा हैं। तभी रिक्स यहाँ पर आ जाता है। एल की मॉम का एक लेटर लेकर यहाँ पर आ जाता है और इसमें लिखा होता है कि वो दोनों लड़कियाँ जो तुम्हारे साथ काम करती हैं, क्या वो दोनों भी तुम्हारे इस लेटर को पढ़ रही हैं क्या? और अगर वो इसे पढ़ रही हैं, तो अगर तुमने एल के ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। समझ गई ना कुड़ियों? ये सुनकर ये दोनों डर जाती हैं और कहती हैं कि हमें नहीं पढ़ना भाई इस लेटर को। और एल की मॉम तो सारा कुछ जानती है कि उसका बेटा क्या गुल खिला रहा है। एल की मॉम को पता चल जाता है कि एल के साथ क्या क्या हुआ है और उस पूरे लेटर में आई लव यू लिखा होता है और इसे बंद कर देता है और रिक्स यहाँ से चला जाता है। तभी फैल यहाँ पर आ जाती है। हेलो एल, काफी समय हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर रूरी और हेलेन कहने लगती हैं कि भाई ये तो गलत बात है, तुम अकेली क्यों जाओगी इसके साथ? ज्यादा शानी बन रही है तू, हम भी जाएंगे इनके साथ। और इन तीनों में बहस हो जाती है कि आखिरकार अर्ल के साथ घूमने कौन जाएगा।
जाएगा। और आखिर में अल उन सभी एडवेंचरर्स के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और अल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला, ये इल्विया जिंदा कैसे है और आखिर इसके साथ लड़ क्यों रही थी और इन डीमंस का इविल गॉड के साथ क्या कनेक्शन है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे चाहिए, पर अभी के लिए मेरे पास मेरे दोस्त हैं। मेरे पास ये सभी लोग हैं जिनके साथ मैं जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ और मेरे दोस्तों और इस शहर को बचाने के लिए मैं एक अच्छा फार्मर बनूंगा और भी ज्यादा वेजिटेबल्स ग्रो करूंगा। अब एल फार्म में काम कर रहा होता है और इसे वही मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे सबसे पहले फाल से मिला, हेलन से मिला और उसके बाद रूरी से मिला और तभी ये तीनों इसके सामने आ जाती हैं पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, ये क्या हाल है गुड़िया? मैं एक एडवेंचरर हूँ, इसी वजह से मुझे अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। और इस सीरीज के एंडिंग में हम इलिविया को देखते हैं जो कि कैसल के ऊपर खड़ी होती है। ओ निशान, मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। और ऐसा बोलकर यहाँ से गायब हो जाती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और अगली वीडियो आपको कौन से एनिमे पर चाहिए प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। बस गाइज वन पीस मत लिखना भाई, मैं बोर हो गया यार कर करके। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार, जल्दी से 2 मिलियन करा दीजिए गाइज। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।